क्या रीजन है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा पॉर्न देखने वाले देशों में एक है? जो लोग देश की संस्कृति और देश के चरित्र को खत्म करके पैसा कमाना चाह रहे हैं, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। पर मैं क्या देखूंगा, ये मेरा फ्रीडम है, इसका क्या आर्गुमेंट है आपके पास? नहीं, फ्रीडम इसके लिए थोड़ी है कि आप देश को खत्म कर दो और रेप बढ़ाओ। 7 केस ऐसे हैं जहां भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी दिखने के बाद। ये भारत की बात बता रहे हैं? भारत की बात। छोटे बच्चे बलात्कार कर रहे हैं छोटी बच्चियों पे, ये तो बिल्कुल आम हो चुका है और ये पहले था ही नहीं। आज से 10-15 साल पहले सुना है आपने कभी? मैंने नहीं सुना, क्योंकि ये फोन पे आ रहा है। कोई भी ये कह रहा है कि हम विश्वगुरु बनेंगे, हम विश्वगुरु इस परिस्थिति में नहीं बन सकते। रणवीर सिंह है, रणवीर सिंह ने अभी ऐड की है जॉनी सिंस के साथ, जॉनी सिंस के साथ में की है। बहुत क्रिएटिव माना उसको लोगों ने कहा क्या मस्त कॉन्सेप्ट है। नहीं, सेक्स एजुकेशन पे क्या टेक है आपका? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं नहीं मानता, नहीं होना चाहिए। अब्यूजिव कंटेंट पे आपका क्या कहना है? गालियां जो होती हैं, बिल्कुल मैं उसका विरोध है। बहुत ही अब्यूजिव आता है आजकल, माँ बहन की गालियाँ आती है। क्योंकि उनका भी यही कहना है कि अगर ये आदमी अपने स्कूल में दे रहा है, घर में दे रहा है, कॉलेज में दे रहा है, फ्रेंड्स के साथ दे रहा है, तो हम स्टेज पे दे रहे हैं। बिल्कुल लूला जवाब है एकदम। द रौनक पॉडकास्ट में वेलकम दोस्तों। आज हमारे इस पॉडकास्ट के जो खास गेस्ट हैं वो ऑथर भी हैं, स्पीकर भी हैं, जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रह चुके हैं और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ रहे हैं सॉफ्ट पॉर्न और पोर्नोग्राफी के खिलाफ, ताकि भारत और भारत के कल्चर दोनों को बचाया जा सके। सो प्लीज स्वागत करिए हमारे इस पॉडकास्ट में, टीआरपी के इस एपिसोड में, उदय माहुरकर जी का। उदय सर नमस्ते, वेलकम। टीआरपी द रौनक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत सालों तक आप जर्नलिस्ट रहे हैं, सो टीआरपी से तो आपका पहले भी वास्ता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आज भी टीआरपी पे आपका और एक बार स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। टीआरपी को बढ़ाने के लिए एक तरीके का कंटेंट जो आज पूरी दुनिया में चल रहा है और भारत में बहुत ज़्यादा तेज़ी से रफ्तार पकड़ रहा है और जिसके खिलाफ आप और आपकी फाउंडेशन सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन लगातार लड़ाई लड़ रही है। पहला सवाल मैं उसी से जुड़ा पूछना चाहूँगा, क्या रीज़न है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा पॉर्न देखने वाले देशों में एक है? क्या मेन रीज़न क्या है? मेन रीजन तो ये है कि परोसा जा रहा है। डिमांड है इसलिए लोग देख रहे हैं या बन रहा है इसलिए लोग देख रहे हैं? दोनों, कुछ हद तक दोनों चीज़ें इसमें सही ठहरती हैं। देखिए, छोटा बच्चा है, उसके फ़ोन पे अगर पोर्नोग्राफी आ रही है, सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट आ रहा है, तो वो देखने ही वाला है। उसको आप कैसे भी संस्कार दो, ठीक है। एक तो परोसा जा रहा है, वो मूल कारण है, और परोसा यंगस्टर्स को परोसा जा रहा है, बच्चों को परोसा जा रहा है। कोविड के बाद में तो बच्चे भी फ़ोन पे काम करते हैं आजकल जी। एजुकेशन हैज़ बिकम, फ़ोन हैज़ बिकम अ टूल ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। तो इसके दोनों फैक्टर्स हैं, लेकिन मेन बात यह है इसमें कि जो परोस रहे हैं उनको खुली छूट हमने दे दी है। हमको उनसे रोकना पड़ेगा। जहाँ से ये गंदगी आ रही है, जिस नल में से आ रही है, उस नल को हमें बंद करना पड़ेगा। पूरी तरह बंद कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी कंट्री ने किया है कोई एग्जाम्पल? किसी कंट्री ने किया नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो आ रहा है उसके मुकाबले खाड़ी के देशों में 20% ही आ रहा है, 15% ही आ रहा है। सिंगापुर में कंट्रोल है काफ़ी हद तक, साउथ कोरिया में कंट्रोल है। पूरा गवर्नमेंट के हाथ में है? हाँ, गवर्नमेंट उसमें करती है। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट का उसमें मेन रोल है इसके अंदर कंट्रोल करने में। तो मैं ये कहता हूँ कि गए 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने अभूतपूर्व प्रगति की है। कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां हमने अनेक गुना प्रगति ना की हो। विदेश नीति हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, 370 हटाना, राम मंदिर के द्वार खोलना, समझे आप, और जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है हमारा, गरीबी की रेखा में से कम 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सरकार ने उठाया अपनी पॉलिसीज़ के द्वारा। मैंने तो 2 किताबें लिखी हैं उनके उस पर जी। लेकिन ये हमारा समय बड़ा चैलेंज है। मैं जो कहता हूँ दोहराऊंगा यहाँ पे कि हमने एक प्रतिज्ञा ली है कि हम 2047 के अंदर महान देश बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे। कोई के मन में शंका नहीं है कि हम 2047 नहीं, 2037 के अंदर ही हम आर्थिक महासत्ता होंगे, सैनिकी महासत्ता होंगे, वैज्ञानिक महासत्ता होंगे। पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे? विल इंडिया बी अ कल्चरली पॉपर नेशन? दिस इज़ द क्वेश्चन वी हैव टू एड्रेस, समझे। और इतनी प्रतिज्ञा हमने ली है, 10 साल में कई प्रतिज्ञा ली हमने, ठीक है। एक और प्रतिज्ञा हम लें कि हम विश्व के पहले विकृत सामग्री मुक्त देश बनेंगे। क्यों नहीं बन सकते? टेक्निकली जो मैंने टेक्नोक्रेट से जो बात की, वो बोलते हैं कि पॉसिबल ही है, इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन और दूसरा कि पूरा भारत नहीं, पूरा दुनिया इससे जूझ रही है। कल मैं देखा कश पटेल जो हैं, FBI डायरेक्टर जो बनने वाले हैं अब, है ना, उन्होंने कहा कि गए 1 साल में अमेरिका में 1 लाख रेप है। एंड
द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ सी कल्चर से भारत फाउंडेशन इज़ कि हमने स्टडीज़ के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव कर दिया है कि अधिकांश जो रेप हो रहे हैं वो कंटेंट को देख के हो रहे हैं। गए 4 महीने के अंदर 7 केस ऐसे हैं जहाँ भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो कंटेंट देखने के बाद, पोर्नोग्राफी देखने के बाद। ये भारत की बात बता रहे हैं? भारत की बात बता रहा हूँ, ये रिपोर्टेड केसेस हैं। 2 केसेस हैं जहाँ बाप ने बेटी पे रेप किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद, और एक केस इतना घिनौना है राजस्थान का कि जहाँ दारू शराब पी के और पोर्नोग्राफी देख के एक बेटे अपनी माँ पे बलात्कार किया। छोटे बच्चे बलात्कार कर रहे हैं छोटी बच्चियों पे, ये तो बिल्कुल आम हो चुका है, और ये पहले था ही नहीं। आज से 10-15 साल पहले सुना है आपने कभी कि 15 साल का लड़का 8 साल की लड़की पे कर रहा है, 12 साल का लड़का 5 साल की लड़की पे रेप कर रहा है? मैंने नहीं सुना, क्योंकि ये फ़ोन पे आ रहा है, उससे बच्चे प्रोवोक हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से स्लम्स में तो हालत और भी ख़राब होगी, जहाँ रहने की जो परिस्थितियाँ इतनी विकट हैं जी, कि एक ही रूम के अंदर 5-5, 10-10 लोग सोते हैं, वहाँ परिस्थिति और भी ख़राब है। तो मैं मानता हूँ कि अगर हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, है ना, हम एक महान देश बनने की बात कर रहे हैं, अगर इस पे हम स्टेप नहीं लेते तो हमारी वो पूरी बात व्यर्थ है, हम कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। गवर्नमेंट और टेक कंपनीज की बात करें तो उनके लिए एक चुटकी का काम है, वो तो जब चाहे तब बंद कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कोविड के टाइम पे इतनी सारी वेबसाइट्स और एप्स, टिकटॉक को बैन किया ही है हमने। रातों रात 50 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा के करीब एप्स बैन हो गए भारत में। नहीं, हमारे मूवमेंट शुरू होने के बाद में भी सरकार ने 57 एप्स और 18 OTT बैन किए थे लास्ट ईयर, जो ऐसे गंदे कंटेंट दे रहे हैं, फिर भी अभी चल रही हैं। चल रही है, मतलब कोई उसकी सीमा ही नहीं है। टोटल 900 के आसपास OTT प्लेटफॉर्म्स है, उसमें से 700 से 800 ये परोस रहे हैं, समझे आप। जैसे कि ऑल्ट की एक फिल्म है, 2020 की है, हम तो देखते नहीं। ये मूवमेंट में जब मैंने एंट्री की, बाद में मुझे देखने की आवश्यकता पड़ी। 2020 का है, 3X सीजन सीरीज है एकता कपूर की, जिसमें एक पुरुष है जो व्यभिचार कर रहा है अपनी दादी के साथ, अपनी सौतेली माँ के साथ, अपनी भाभी के साथ और अपनी चचेरी बहन के साथ और सीन के साथ। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस टाइप का जो कंटेंट परेश रहे, वो अकेली नहीं है, बहुत लोग हैं ऐसे। एक विवो अग्रवाल है, उल्लू ऐप वाले, उनकी तो और भी खराब हालत है, समझो आप। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे लोगों की जगह जेल में है, सभ्य समाज में नहीं है। जो लोग देश की संस्कृति और देश के चरित्र को ख़त्म करके पैसा कमाना चाह रहे हैं, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए, उनकी जगह सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। इनको लगता है कि इनको कोई कुछ नहीं कहेगा इसलिए ये चला सकते हैं, या फिर? हाँ बिल्कुल, इनको कहा नहीं जा रहा है, इनको मालूम है कि दे कैन टेक लिबर्टीज। देखिए, हमने 2 चीज़ बात की इसके अंदर सॉल्यूशन इसके रूप में। एक हमने कहा है कि एक इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट है ना, जिसके अंदर बहुत कम सजा है, मेरे ख्याल से 1 या 2 साल की सजा होगी। उसको कठोर बना देना चाहिए, उसमें सजा कर देनी चाहिए 10 साल की, 3 साल तक उसमें बेल नहीं मिलनी चाहिए, समझा आप। कोई ने मुझे कहा कि 3 साल तक बेल नहीं, ये तो टेररिस्ट का प्रावधान है, टेररिस्ट लोगों के लिए प्रावधान है। मैंने कहा ये कल्चरल टेररिस्ट ही है, ये सांस्कृतिक आतंकवादी है, इनके सामने यही होना चाहिए। अच्छा, दूसरा हमने कहा इसके बाद में एक हमने लॉ ऑफ एथिक्स कोड की बात की, बहुत कठोर है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इच्छा शक्ति अगर है। देखिए, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज उन विकट परिस्थितियों में अगर विदेशी आक्रमणकारों के साथ लड़के, मैं तो कहूँगा जीत सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमने एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड की बात की है, जिसमें हमने कहा है कि एक कमेटी बने, हर एक सेक्शन से उसमें लोग लिए जाएं, जो तय करे हर एक ऑडियो विजुअल फिल्म के अंदर मर्यादा सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की, और अपने प्रियम्बल में ये कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने नहीं किया भारत को, उससे भी ज़्यादा नुकसान तुम लोग कर रहे हो। और इंस्पिरेशन ले, एक ड्रग पेडलिंग का एक लॉ है अमेरिका में, ड्रग स्मगलिंग जिसको आप बोल सकते हो सादी भाषा में, उसके अंदर 50-50 साल तक की सजा है। हमने इसमें कहा है कि अगर ये जो मर्यादा है इन 4 चीज़ों की, इसका कोई उल्लंघन करता है, वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, फोटोग्राफर हो, स्टोरी राइटर हो, ब्रॉडकास्टर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो उसको अगर वो कन्विक्ट होता है, उसकी ट्रायल 4 या 5 महीने में होगी, उसको अगर कन्विक्ट होता है उसको 10 से 20 साल की सज़ा होगी।
पर मैं क्या दिखूंगा, ये मेरा फ्रीडम है, इसका क्या आर्गुमेंट है आपके पास? नहीं, फ्रीडम इसके लिए थोड़ी है कि आप देश को खत्म कर दो और रेप बढ़ाओ। जो चार्ज मेरे जो लॉ ऑफ एथिक्स के उनके 2 चार्ज लगेंगे इसके अंदर कि आप इस टाइप का परोस के देश में रेप को बढ़ावा दे रहे हो, आप देशद्रोही प्रवृत्ति कर रहे हो। ड्रग स्मगलिंग जो है वो अमेरिका में देशद्रोही प्रवृत्ति है, समझे आप? तो हम इसको इस कठोर स्वरूप में देखते हैं। हाँ, आप तुरंत ना करो, एक सर्वसम्मति बनाओ, इसकी जागृति फैलाओ, लेकिन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट है, उसका काम तो तुरंत कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते? आपकी डेफिनेशन क्या है सॉफ्ट पॉर्न की? देख, सेक्स एकदम ही प्राइवेट चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा जो पोर्नोग्राफी का जो युग शुरू हुआ है, ये तो लास्ट 50 साल में हुआ है। मैंने अभी एक फोटो देखा, मैंने इटली में एक लेडी बिकनी के अंदर, वो भी फुल बिकनी, 1 पीस पहन के घूम रही थी इटली के अंदर। 57 का फोटो है और उसको चालान भरना पड़ रहा है, टिकट उसको फट गया उसके नाम से, उसको पैसे भरने पड़े। तो वहाँ पे भी वैल्यूज़ थी, समझो आप। लेकिन ये जो पूरा एंटरटेन के नाम पे जो राक्षस घुसा, आप देखो 1 लाख रेप है अमेरिका के अंदर लास्ट 1 साल में, आप मान सकते हो? तो आप कह रहे हैं सारा का सारा ये जो हो रहा है ये कंटेंट इसका Content की मेन वजह से- रिस्पॉन्स है, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या रिसर्च और डॉक्यूमेंट्स या क्या? इसके पास, हमारे पास देखिए बहुत सारे पेपर्स है हमारे पास में, लेकिन एग्जाम्पल सूरज आ ही रहा, आप देखो ना। आप क्योंकि इस पे आपको पुलिस- क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग होंगे कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं जब पोर्नोग्राफी देखो, या ऐसा है सॉफ्ट पॉर्न वाले कंटेंट नहीं क्रिटिसाइज थे। करने वाले या तो ये पूरी इससे एडिक्ट हैं इसके, या तो इसमें से पैसा कमा रहे हैं। बाकी कोई ये डिनाई नहीं कर सकता कि जो इस टाइप की फिल्में आ रही हैं, ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, भाभी देवर का व्यभिचार, सास और जमे का व्यभिचार, ये सब फिल्में सब में है, ऑल्ट के अंदर है। नहीं, नो डाउट आपका पॉइंट एकदम सही है सर, पर एक आर्गुमेंट ये भी आएगा कि जब ऐसा कंटेंट नहीं था, बलात्कार के केसेस तो तब भी होते थे, तो क्या वो डायरेक्टली आप इससे कनेक्ट करके नहीं, बाल का केस देखिए, मैंने स्टडी जो की, देखिए 1989 की बात करता हूँ, कितने साल हो गए 89 को? आज 40 साल 40 हो होने गए, वाले हैं, हाँ। है ना? 1989 के अंदर टेड बंडी नाम का एक रेपिस्ट किलर हो गया अमेरिका का, जिसने 30 औरतों को रेप करके मार दिया। ही इज द मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल ऑफ अमेरिका एंड रेपिस्ट किलर। उसको फ्लोरिडा जेल में उसको मौत की सजा हुई थी। जेल में जब गया वो, तो वहाँ पे भी आरोपी थे, बलात्कार के आरोपी वहाँ पे भी थे। उसने एक इंटरव्यू दिया 2 या 3 दिन पहले मरने के, उसमें उसने कहा कि मैं अच्छे घर में मेरा जन्म हुआ, मैं अच्छी तरह पला बड़ा, पर मुझे पोर्नोग्राफी की आदत पड़ गई। उसके बाद में एविडेंस मिटाने के लिए मैंने जब पहला रेप किया, मैंने मार दिया उसको, और बाद में मुझे आदत पड़ गई। यहाँ आने के बाद में जो यहाँ पे बलात्कार के जो आरोपी हैं जेल के अंदर, उनसे मेरी बात हुई काफ़ी विस्तार में, और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पोर्नोग्राफी इज द मेन इंस्टिगेटर ऑफ द रेपिस्ट। 1989 में 89 की बात है ये। ठीक है। स्टडीज़ भी अवेलेबल है खूब सारी, समझे? अच्छा, काउंटर स्टडीज़ भी करवाते हैं ये लोग जिनको ये बिजनेस करना है। लेकिन आप अगर पुलिस जो केसेस बनते हैं, रेप के जो बनते हैं, उसको आप देखो और स्टडी करो ना, आप परिस्थिति क्या है। मेरे ख्याल से मेजोरिटी केस के अंदर यही है। पर भारत जैसे देश में पॉर्न बैन ही है ना, वो लीगल थोड़ी है, बट फिर भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि अवेलेबल है और सरकार के लॉज ऐसे हैं कि वो लोग कर रहे हैं ये काम। आज ओटीटी के अंदर सेल्फ रेगुलेशन है। तो सरकार क्यों नहीं करती? रेवेन्यू नहीं, सरकार को करना ही पड़ेगा ये। देखिए, ये सरकार जो है उसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कसम खाई है, तो कर क्यों नहीं रही है? वो तो उनको जानना है। मैं तो लगा हुआ हूँ इसके अंदर। आपका तो एक्सेस है डायरेक्टली ऊपर तक। और नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, सवाल पूछने के लिए। सवाल मैं पूछ सकता हूँ, पत्रकार भी हूँ मैं, और मुझे आशा है कि करेगी सरकार। अभी मैंने आशा छोड़ी नहीं है, लेकिन सरकार को ये काम अभी तक कर देना चाहिए था, जो परिस्थिति देखते हुए। दूसरा कि मेरा स्पष्ट मानना है कि कोई भी ये कह रहा है कि हम विश्वगुरु बनेंगे, हम विश्वगुरु इस परिस्थिति में नहीं बन सकते। और भारत का विश्वगुरु न बनना, ये मानव जाति का बहुत बड़ा नुकसान है। हमने ये भी देखा ना सर इसमें कि अगर आप कोई चीज़ को बैन करते हैं या दबाते हैं तो और ज़्यादा उभर के बाहर आती है, लोग और ज़्यादा उसको देखना चाहते हैं। आपको नहीं लगता इस केस में? खाड़ी में नहीं हो रहा है ये, खाड़ी के देशों में कहाँ हो रहा है? सर खाड़ी में तो बहुत चीज़ें नहीं हो रही हैं, हाँ, चोरी भी नहीं होती है। सिंगापुर में नहीं हो रही। हाँ। सिंगापुर में नहीं हो रही। सिंगापुर में भी कंट्रोल है इसके ऊपर। नहीं, आपने एकता कपूर का नाम लिया, कभी पर्सनली आपने बात की उनसे कि मैडम ये बंद नहीं, करें? मैंने कोई बात नहीं की उनसे। उनके वकील से बात की एक बार, जब मैंने क्या बोला वकील सेल्फ साहब? रेगुलेशन के अंदर मेरे 2-4 सहयोगी इसके अंदर जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनका नाम भी लेना मैं चाहूँगा। एक संजीव नेवर हैं जो जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम का एक ट्विटर हैंडल चलाते हैं। स्वाति और संजीव। हाँ, बहुत ही सात्विक व्यक्ति हैं। मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में
अति सात्विक व्यक्ति अगर मैं मिलाऊं तो वो दोनों हैं। और संजीव नेवर का तो कोई जवाब ही नहीं है। एक अभय शाह करके हैं, एक श्री रविशंकर के एक फॉलोअर हैं, वो भी मुझे काफ़ी प्रेरित किया है उन्होंने मुझे। मेरी से उम्र में कम है लेकिन मैं उनको मेरा मार्गदर्शक मानता हूँ, समझे ना। तो ये लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो संजीव नेवर ने कंप्लेंट की, वो जो फिल्म मैंने जो बताया जिसके अंदर एक पुरुष के वेबेजारी संबंध अपनी दादी सोतेली माँ और ऑल्ड बालाजी का ना, ऑल्ड बालाजी वाला, ठीक है ना। 2020 की 3X सीजन सीरीज है वो। 3X अभी भी है वो? नहीं, वो नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको क्या हुआ उसका। हाँ। तो उसकी कंप्लेंट की नेवर जी ने। तो ऑनलाइन हियरिंग था। ऑनलाइन हियरिंग के अंदर AK सिकरी करके हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, वो उसके हेड हैं और 5 मेंबर हैं उसके। उसमें से एक मेंबर है मणि रत्नम जो है फिल्म डायरेक्टर, उनकी धर्मपत्नी सुहासिनी मणि रत्नम। तो ऑनलाइन हियरिंग था, उसमें मैं भी जुड़ गया। तो एकता कपूर की वकील जो है ऑल्ट की, उसने मेरा विरोध किया कि ये बाहर से व्यक्ति कौन आ गया है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं भूतपूर्व RTI कमिश्नर रह चुका हूँ भारत का, मैं एक जाना माना लेखक हूँ, मेरा क्यों विरोध करना चाहिए इनको, अगर इनको छुपाना नहीं है तो ऑब्जेक्शन सिकरी जी ने ओवर रूल कर दिया, है ना। फिर वो कुछ टेक्निकल बताते रहे, इधर उधर की बातें की, तो ये तो एक ड्रीम सीक्वेंस था और इस टाइप का बताते रहे। मैंने एक ही पूछा उनसे, मेंबर से, कि आप ये बताइए ये फिल्म सीन के साथ है ये सब, क्या आप अपने परव पौत्र या परव पौत्री को दिखा सकते हो? मुझे हाँ के नामे जवाब चाहिए आपका। जो 6 जने थे उनको मैंने पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया। अच्छा, इसके अंदर मैं को बताऊँ, एक रंजना भट्टाचार्य करके हैं, वो भी इसकी मेंबर थी, पर एक उल्लू ऐप करके है, बहुत गंदा आता है वो भी, समझा ना। उसको भी हमने काफ़ी रोकने का प्रयत्न किया, उल्लू ऐप को। तो उल्लू ऐप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे ये लोग, पूरी कमिटी, तो उन्होंने राजीनामा दे दिया। शी रिजाइन फ्रॉम द कमिटी लास्ट ईयर, या उसके 1 साल, उसके कुछ महीने पहले मेरे ख्याल से। ओके। तो ये परिस्थिति बहुत गंभीर है। तो उसके बाद उन्होंने वो सीन हटा लिया या वो नहीं, हटाया कैसे? हाँ, हटाया ना, बाद में रूलिंग आया कि भाई पूरी सीरीज ही विड्रॉ करो। तो उसका क्या अर्थ है इंटरनेट के ज़माने में? तो एक बार आगे आ गया मार्केट के अंदर, उन्होंने हटा लिया, उन्होंने अपने वेबसाइट से हटा लिया उसको। पर उसके बाद भी फिर वैसा कुछ डाला या जो चलता ही रहता है उनका, चलता रहता है। बाकी सब चल ही रहा है ना। जो हिंदू सिंबल्स का जो इंसल्ट करते हैं ये लोग, एक गिगोलो है, उसका नाम मोहन है, और जिस व्यक्ति के साथ वो व्यभिचार कर रहा है उसका नाम है रुक्मिणी। शादीशुदा लेडी है रुक्मिणी, जो व्यभिचार कर रही है एक गिगोलो से, जिसका नाम मोहन रखा है, जिसका नाम मोहन है। तो ये देखिए, मेरी बात सुनो, आज अगर महात्मा गांधी, वीर सावरकर, नेताजी बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह होते, जिनके भिन्न विचार थे, हैं, तो आज वो एक साइड पे होते। ये महापुरुष अगर होते अभी, आज जीवंत होते, तो वो एक ही लड़ाई लड़ रहे होते इसके सामने मिलके, जिनके उस टाइम पे इतने मतभेद थे एक दूसरे के साथ विचारों के। तो ये मैं मानता हूँ समय आ गया है कि हमने खूब सारी प्रतिज्ञा ली हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है वो बेहतरीन है। मैं मानता हूँ कि देखिए 20 करोड़ से ऊपर लोगों को उन्होंने गरीबी की रेखा के ऊपर बाहर लाया उन्होंने, है ना। मैं मानता हूँ कि उनके जो करप्शन रोकने के जो उनके जो उन्होंने जो प्रयत्न किए हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, तो मैं तो बायोग्राफर हूँ उनके काम का। मैं मानता हूँ कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपए साल के वो बचा रहे हैं भारत के। बहुत बड़ा काम है ये। तो ऐसे नेतृत्व वाला व्यक्ति हो, मेरी अपील है सरकार से, एक और हम प्रतिज्ञा लें कि हम विश्व के पहले विकृत सामग्री मुक्त देश बनेंगे। और किस लेवल के कंटेंट की आप बात कर रहे हैं कि क्या किसिंग सीन्स भी नहीं होने चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? ठीक है, पहले फिल्म आती थी, पहले की फिल्मों में दिखाया जाता था रोमांटिक सीन। और शराब पीना दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? शराब पीना के अंदर भी मेरा तो विरोध है अब, क्योंकि सिगरेट और शराब के लिए वो नीचे एक डिस्क्लेमर आ जाता है। हाँ, बट दिखता तो है ही। हाँ, नहीं दिखा। और उसके ऊपर लॉजिक ये भी है कि अगर कैंसर के पैकेट के ऊपर आपने बिल्कुल मरीज की फोटो डाली है, फिर भी लोग पीना बंद नहीं कर रहे हैं जी, तो आप इन सारी चीजों को रोकेंगे कैसे? नहीं, देखिए पोर्नोग्राफर इसमें फर्क है। ठीक है, पोर्नोग्राफी के अंदर तो आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। और दूसरा कि ये जो आपका जो एक मोह है कि नेटफ्लिक्स आ रहा है, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, सब ये सब कर रहे हैं। इन सब के खिलाफ कंप्लेंट किया? ये मैंने 3 कंप्लेंट की है। उसमें बढ़ के निराशा हुई मुझे कंप्लेंट के अंदर। मैंने कंप्लेंट की है नेटफ्लिक्स के सामने, एक्स के सामने और ऑल्ट के सामने, और तीनों ही कंप्लेंट का कोई जवाब नहीं आया मेरे पास। मैंने एक RTI डलवाई,
मुझे बड़ा बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि दिल्ली पुलिस ने कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की, एफआईआर नहीं की, मुझे जवाब भी नहीं दिया। मैंने आरटीआई डलवाई, आरटीआई में जवाब दिया उन्होंने कि भाई ये इसके अंदर एफआईआर बनती नहीं। बिल्कुल लूला जवाब है एकदम। मतलब मुझे काफ़ी आशा है कि हम अगर कोर्ट में जाएंगे, अभी केस तो कर दिया है हमने, हम कोर्ट में जा ही रहे हैं, तो हमको इसमें हमको। तो आपने कहा एक्स यानी ट्विटर, नेटफ्लिक्स। भाई एक्स के अंदर तो इन्होंने जो वोकिज्म की बात करते हैं, एलन मस्क, उन्होंने तो अलाउ कर दिया है पोर्नोग्राफी। दूसरा की परिस्थिति बड़ी गंभीर है। देखिए मेन ओटीटी वाले तो एक एक्ट्रेसेस है, कुछ अच्छी एक्ट्रेसेस उनको लेते हैं, ठीक है। जो एप्स हैं और जो ओटीटी बिल्कुल जिनके पास पैसा नहीं है, वो हायर करते हैं कॉल गर्ल्स को। और उत्तर भारत में उनका सेंटर है मीरठ में फ्लैट्स, छोटे छोटे फ्लैट्स के अंदर स्टूडियोज बने हुए हैं, उस स्टूडियोज में शूटिंग होता है। ये अलाउड है नहीं ना? नहीं, सब ये इलीगल टाइप का ही है एकदम। भाई ओटीटी जब अलाउड है तो फिर क्या है? उल्लू ऐप है, इतनी गंदी फिल्म है उल्लू ऐप। बीच में उल्लू आप कितना नुकसान हो चुका है। उल्लू ऐप का लास्ट 1.5 साल पहले का टर्नओवर था करीबन 96 करोड़, ठीक है। फिर वो 160 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहे थे उल्लू ऐप वाले। तो हमने उस पर कंप्लेंट की सेबी के अंदर कि भाई ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो पोर्नोग्राफी है। तो उनका आईपीओ अभी तक रुका हुआ है उनका। कैसे रोकेगी गवर्नमेंट सर इसको? टेक्निकली रोक सकते हैं, क्यों नहीं रोक सकते? भाई आपने खुद ने जवाब दिया इसका। अगर टिकटॉक बैन कर सकते हैं, वो 17-18 ओटीटी जो बैन किए थे इन्होंने, तो ये भी कर सकते हैं। सवाल है इच्छा शक्ति का। चलाने वालों का क्या जस्टिफिकेशन होता है कि लोग देख रहे हैं इसलिए हम बना रहे हैं? हाँ बस वो तो यही बोलते हैं। दूसरा, इवन बॉलीवुड की हालत भी खराब है। देखिए इसके अंदर जो सपोर्ट करते हैं वो बॉलीवुड वाले हैं। सनी लियोन आई थी, पॉर्न स्टार थी, वेल नोन दुनिया की, मैं तो कहूँगा। उसको हमने मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस बना दिया, हालांकि सक्सेस नहीं की अलग बात है। आपका सलमान खान उनसे गले मिल रहे थे, बड़े बड़े मेल एक्टर्स उनसे गले मिल रहे थे, समझे ना आप। रणवीर सिंह है, रणवीर सिंह ने अभी ऐड की है जॉनी सिंस के साथ में की है। बहुत क्रिएटिव माना उसको लोगों ने कहा क्या मस्त कॉन्सेप्ट है। नहीं, तो गलत बात है ना। नहीं, जॉनी सिंस के साथ कर रहा है वो। जॉनी सिंस का तो मैंने ट्वीट किया था, उसमें रणवीर सिंह को इनविटेशन था आनंद अंबानी के सेलिब्रेशन में जामनगर में, ठीक है। तो मैंने ट्वीट किया कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सिविलाइज सोसाइटी not to legitimize porn culture. I would have felt very happy had Shri Mukesh Ambani family not invited Ranveer Singh after this ad with Hollywood porn star Johnny Sins. आप जॉनी सिंस का वो देखो ना, आप ट्विटर अकाउंट, वो तो कपड़े ही नहीं पहनता भाई। तो मत देखो भाई, सर बोल रहे हैं देखो, मतलब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको रोक के जाए देखना नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब मैंने ये ट्वीट किया उसमें उसका मैंने ट्विटर हैंडल नहीं डाला जानबूझ के कि मुझे इसको प्रमोट नहीं करना। फिर भी अंबानी जी ने बुलाया रणवीर सिंह को। हाँ बुलाया, बाद में के फंक्शन में भी बुलाया। अभी ओटीटी वाले जो हमारा अगेंस्ट में हो गए आजकल, ओटीटी वाले बोल रहे हैं देयर शुड बी नो रेगुलेशन। पहले एक ड्राफ्ट बिल लेके आई सरकार, वो ड्राफ्ट बिल इतना लूला था कि हमने उसका विरोध किया। सरकार ने वो ड्राफ्ट बिल विड्रॉ किया, तो इनको मजे पड़ गए ओटीटी वालों को, कोई रेगुलेशन ही नहीं है अब, समझे ना। तो ये लोग विरोध कर रहे हैं रेगुलेशन का। खूब चल रही है अभी लड़ाई चल रही है दिल्ली के अंदर इस मुद्दे को लेके। हमारा जो ग्रुप है जिसको हम मानते हैं कि वी आर रिप्रेजेंटिंग मेजॉरिटी पार्ट ऑफ दिस कंट्री, जो लोग भारत को महान देश के रूप में देखना चाहते हैं, सब हमारे साथ में। संत हमारे साथ में, रामदेव स्वामी हमारे साथ में हैं, आपका श्री रविशंकर जी गुरुदेव हमारे साथ में हैं, अवधेशानंद जी हमारे साथ में हैं, परमात्मानंद जी हमारे बहुत एक संत हैं बहुत बड़े, वो हमको सपोर्ट करते हैं ओपनली। स्वामी चिदानंद का मुझे 1-2 बार फोन आया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। गायत्री परिवार वाले वो सपोर्ट कर रहे हैं जी। सब चाहते हैं कि बंद हो, ठीक है, समझे ना आप। इसमें इतना ये कि जो पॉलिटिकल क्लास है, पॉलिटिकल क्लास, कोई का नाम नहीं लूंगा मैं, उसके अंदर ही जागृति नहीं है, समझे आप। तो हमको इसको एक पीपल्स मूवमेंट बनाना है, तो ही नेता जागेंगे, आप ये कह रहे हैं। देखिए मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन अधिकांश नेता जागेंगे जब हम इसको मूवमेंट बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सनी लियोनी को बॉलीवुड में एंट्री मिली, आपको आपके हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए थी उनको? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए थी। क्यों मिलनी चाहिए थी? बट अगर वो ये कहती हैं कि अब मैं ऐसी फिल्में नहीं करती हूँ, मैं अब यही करूँगी, ठीक ठाक फिल्में करूँगी, तो अपना विड्रॉ करें मटेरियल को, जैसे मैगजीन हो जिसमें उनका मटेरियल सब विड्रॉ हो जाए, वो तो लोग देख ही रहे हैं।
सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स इस कैटेगरी को एक कैटेगरी बुलाते हैं, न्यू एज अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री, कि भाई न्यू एज कंटेंट है ये, इसका कैटेगरी अलग है, बाकी कैटेगरीज अलग है। तो वो इसको ऐसे बोल के प्रमोट करते हैं या कंज्यूम करते हैं या सपोर्ट करते हैं। तो आपको लगता है सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक ज़रिया है इसके फैलने का, और इन्फ्लुएंसर्स जो उसको प्रमोट करते हैं? अब कितने कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं इसकी तो कोई स्टडी नहीं की मैंने, पर जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि आपने एक्स का बोला, इंस्टाग्राम पे भी ऐसे कंटेंट है। हाँ वो तो है। कपड़े जितने कम, रीच उतनी ज़्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100। आप देखो रील्स कितनी आती है। एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है सर कि आप अपनी सोच सुधारिए, ऐसा कंटेंट तो होगा ही, आप ही मत देखिए। नहीं ऐसे ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, देखिए मेरे घर पे एक राज परिवार के व्यक्ति आए थे, महाराजा साहब और महारानी साहब दोनों। इस बात को अब 1.5-2 साल हो गए। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने ये मूवमेंट लॉन्च किया है। तो महारानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, राजस्थान का राज परिवार है, कि मैं माहौर साहब मैं वहाँ पे एक स्कूल चलाती हूँ और मेरी दोस्त जो है उसकी बेटी भी वहाँ पढ़ती है। एक दिन मेरी दोस्त का फ़ोन आया मुझे कि महारानी साहब मेरी बेटी को मैंने अलग रूम दिया है पढ़ने के लिए, और जब सुबह बाहर निकलती है ये 8-8:30 को, तो ये बड़ी थकी हुई होती है। और मैं जो पूछती हूँ इसको कि बेटा आप बीमार हो, तो बोलती नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। तो मुझे डर लग रहा है कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है। माँ सीधी थी बेचारी, पर उनको थोड़ा शक पड़ गया महारानी साहब को। उन्होंने कहा एक काम करो, दिन में जब स्कूल जाती है जो पर्दा है खिड़की पे उसको ज़रा खोल दो और देखो रात को 12 बजे के बाद यह क्या क्या करती है। जब देखा उन्होंने तो 12 से 2 बजे तक वो बेटी ने अपने सिर पे चादर डाल रखी थी, लाइट सब बंद कर दी ताकि बाहर वालों को मालूम न पड़े, और वो फ़ोन पे कुछ देख रही थी। फ़ोन की लाइट उनको दिख रही थी चादर के अंदर से माँ को। माँ जाती थी अपने रूम में, वापस आती थी 15 मिनट के बाद, तो 2 बजे वो बंद हुई लाइट, वो जो फ़ोन वाली, समझा। तो फिर से उन्होंने फ़ोन किया महारानी साहब को कि महारानी साहब ऐसा हुआ कल रात को। बोले एक काम करो, मेरा शक सही है, अब तुम इसको नॉक करोगे तो ये एडमिट नहीं करेगी रात को। अगर नॉक करके खोलोगे इसको, रेड हैंडेड पकड़ने का प्रयत्न करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा उम्र कम है इसकी, इसको समझाओ कि बेटा तू छोटी है, बच्चों से गलती होती है। हाँ मैं तेरे को शिक्षा नहीं करूँगी, तू बताओ क्या देखती है। 5 मिनट उनको उससे रकझक करनी पड़ी। उसने एडमिट किया कि मैं रोज़ रात को पोर्नोग्राफी देखती हूँ। तो एक व्यक्ति, आप साइकोलॉजी अगर पढ़ी हो आपने या साइकोलॉजी का आप ज्ञान रखते हो, एक आदमी अगर यही देखा करेगा तो उसकी हालत क्या होगी। मैं तो मानता हूँ कि पागल लोगों की संख्या भी देश में बढ़ने वाली है इसके वजह से। ये एडिक्शन है। पेरेंट्स को क्या सुझाव देते हैं आप? नहीं, पेरेंट्स को भी ख्याल तो रखना ही पड़ेगा भाई। आप देखिए 2018 के बाद में देखिए, जब मोदी सरकार आई उसके पहले काफ़ी उल्टी सीधी एड्स आती थी जो आप देख नहीं सकते अपने फैमिली के साथ। मोदी सरकार ने अधिकांश एड्स को बंद किया आने के बाद। लेकिन 2018 के अंदर क्या हुआ कि OTT नाम का एक ये आया एंटरटेनमेंट टूल, और 2020 के अंदर हो गया कोविड। कोविड की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन की एक नई प्रथा स्टार्ट हुई। ठीक है। उसके बाद में ये हो गया, अब ये परिस्थिति है कि अगर आप एक्सेस करना चाहते हो कोई एजुकेशन की साइट को, तो बीच में वो पॉपअप होता है इस टाइप का मटेरियल। आप फेसबुक पे देखो ना, आप फेसबुक के ऊपर इस टाइप की रील आती है, हालांकि इट इज़ नॉट क्लियरली पोर्नोग्राफी, लेकिन इस टाइप के ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, इस टाइप का आता ही रहता है, समझे ना। कहीं गलती से आपका हाथ लग गया तो उस टाइप की फिल्में आने लगेंगी। अच्छा आपने उसको रिपोर्ट कर दिया तो वो एक वीक 10 दिन बंद हो जाएगी, फिर से शुरू हो जाएगी। इसका मतलब कि देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी बाय पीपल हु वांट टू मेक इजी मनी बाय सेलिंग सेक्स। फ़ोन के अंदर एक पेरेंटल कंट्रोल नाम का एक टूल आता है अंदर। आप छोटे बच्चों को आप पढ़ने को दे रहे हो तो आप उसको ऑन कर सकते हो, संस्कार दे सकते हो आप, है ना। लेकिन मेरा ये स्पष्ट मानना है कि छोटे बच्चे या यंगस्टर्स के फ़ोन पे अगर ये आ रहा है अकेले में, तो वो उसको देखने ही वाला है। ऐसा कोई संस्कार वाला कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि संस्कार आप शिक्षा दो तो देखना बंद कर देगा। आपको ये नल बंद करना पड़ेगा। जनरली कहते हैं कि जो मूवीज़ बनती है या जो कंटेंट बनता है वो समाज का ही रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर समाज में ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हम उसको क्यों ना दिखाएं। ये क्रिएटिव लिबर्टी लेकर जनरली, नहीं, जैसे किसिंग सीन्स की बात करें या शराब पीने की बात करें, वो कह रहे हैं भैया घर में लोग आपस में शराब पी ऐसा रहे है हैं। कि
ये आर्गुमेंट जो है बिल्कुल लूला आर्गुमेंट है। देखिए, राष्ट्र प्रथम है, देश के नागरिक। जब आप स्कूल के अंदर, आपकी तो उम्र कम होगी, पर मैं जब स्कूल जाता था उस टाइम पे हम प्रतिज्ञा करते थे स्कूल के अंदर कि सभी भारतीय हमारे भाई बहन हैं। आप में ये संवेदना होनी चाहिए कि मेरे भाई और बहन बिगड़ रहे हैं। पर देश और भाई का आप छोड़ दो, आपका खुद का बच्चा सुरक्षित नहीं है भाई, आपका खुद का परोपत्र सुरक्षित नहीं है। वो जो रेप हो रहे हैं छोटे बच्चों के, अभी आंध्र प्रदेश में कुछ महीनों पहले, 2-3 महीने पहले, 3 लड़कों ने एक 8 साल के लड़की पे रेप किया। एक 15 साल का लड़का था, एक 12 साल का था, एक दूसरा भी 12 साल का था। मतलब श्री चंद्रबाबू नायडू और श्री पवन कल्याण बड़े उससे आहत हुए थे वो, कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। ये वो हो रहा है इसके लिए कि कंटेंट आ रहा है। आशा देवी जो है, निर्भय की माँ जी, है ना, वो जब मैंने स्टार्ट किया इसके ऊपर काम मेरा, तो वो मेरे डिबेट में आती थी। मतलब जो एंकर्स होते थे उनको भी ले लेते थे डिबेट के अंदर मेरे साथ। तो बोलते थे कि ये इतना सारा हो गया, और बाद में तो उस टाइम तो कसम खाई थी देश ने कि हम इसको रोकेंगे। कैसे नहीं रुकता है इसके लिए नहीं कि कंटेंट आ रहा है। आपको कंटेंट रोकना, जहाँ से गंदगी आ रही है उसको आपको बंद करना पड़ेगा, तो ये सिलसिला रुकेगा। रहा सवाल पहले रेप होते थे कि नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि पहले रेप जो होते थे, पहले भी रेप होते थे, इतने ही होते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। समझा? और आजकल जो आ रहे हैं, आजकल जो है वो तो कंटेंट देख के ही हो रहा है। ठीक है। मेजोरिटी केस के अंदर सबसे घटिया कंटेंट कौन सा देखा है आपने रिसेंटली, जो आप बताना चाहेंगे कि यार ये क्या है, ये तो इतना वाहियात है? ये एकता कपूर की फिल्म सब में घटिया लगी मुझे। ये सिर्फ आप, हालांकि मुझे याद दिखा नहीं है मैंने लेकिन समय पे इसमें देखो ऐसा है कि इट इज सेमी पोर्नोग्राफी, सॉफ्ट पॉर्न जिसको सॉफ्ट पॉर्न है, लेकिन उसकी जो थीम है उसके अंदर, अच्छा उसमें भी हिंदू थीम यूज की है। ओके। वो चारों औरतें जो व्यभिचार कर रही हैं उसके पुरुष के साथ में, वो जब आता है तो उसको थाली लेके आरती उतारती हैं उसकी। समझा? तो हिंदू सिंबोलिज्म का उपयोग कर रहे हैं ये लोग, है ना। दूसरा इसमें एक और, ये सब में घटिया फिल्म है, लेकिन और भी होंगी और भी होंगी। लेकिन जो थीम है कि आज एक आप सोचिए कि एक 18 साल का लड़का सिटी में आता है पढ़ने के लिए, पेइंग गेस्ट के रूप में कोई के घर पे रहता है। वहाँ एक महिला है 40-45 साल की, जो खूबसूरत है दिखने में। अगर इस टाइप का कंटेंट वो देखेगा, उस महिला के बारे में उसके मन में क्या विचार पैदा करे, कैसे विचार आएंगे उसके मन के अंदर, इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। तो क्या हमें समाज तोड़ देना है इस टाइप की फिल्में परोस के? तो ये मामला जो है वो देश को बचाने का मामला है। ठीक है। जैसे हम पाकिस्तान से बचाते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि पाकिस्तान और चाइना से भी ज़्यादा खतरनाक ये है। आपको अंदर से ही खोखला बना रहा है। ठीक है। टिकटॉक जो है, चाइना का टिकटॉक जो है, वो बाहर सेक्स का टूल है काफ़ी हद तक, लेकिन वहाँ वो एजुकेशन का टूल है चाइना के अंदर। चाइना वाले तो स्टेप्स ले रहे हैं इसके सामने। समझा आप? सेक्स एजुकेशन पे क्या टेक है आपका? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं नहीं मानता, नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं। इसमें मेरे जो लोग मेरे इसमें सहयोग कर रहे हैं मेरे साथ में, कई लोग मेरे उनके साथ में मतभेद है, विचार भेद है इस मुद्दे को लेकर। मैं मानता हूँ सेक्स इज़ ए वेरी नेचुरल थिंग। ठीक है। ये एजुकेशन देना ये खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि इसके ऊपर जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि क्या सही है क्या गलत है, बच्चे को जल्दी बता दो तो वो पोर्नोग्राफी या ऐसे कंटेंट को नहीं देखेगा। आप नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल। ठीक है। पोर्नोग्राफी अगर उसमें आती है फ़ोन पे तो उसको देखना ही है। बहुत कम लोग होंगे ऐसे। मुझे एक सपोर्ट मिलता है एक तबके से समाज के, वो है जैन लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इसके अंदर। जैन संत भी मुझे सपोर्ट करते हैं। एक चंद्रशेखर विजय जी नाम के महाराज को, बहुत बड़े, गुजरात के अंदर 2011 में वो शांत हुए थे, और माननीय मोदी जी भी उनको काफ़ी मानते थे। उन्होंने इन चीज़ों पे काफ़ी लड़ाई लड़ी, और उनने जो पूरा एक वर्ग तैयार किया है वो मेरे से ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है। अभी गुजरात में उन्होंने 2 विद्यापीठ उन्होंने स्थापित की थी। उसको कहते हैं, ऐसे एजुकेशन देने वाली है, लेकिन उसको संस्कार विद्यापीठ नाम दिया उन्होंने, तपोवन नाम का। तपोवन नवसारी में और तपोवन अहमदाबाद में। अरे वाह। ये दोनों मेरे से बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। उनके पास पूरी फौज है, उनके पास सांस्कृतिक योद्धाओं की फौज है। वाह। हाँ, उस टाइप का एजुकेशन हो तो शायद न देखे आदमी। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन बहुत कम, उसके चांसेस बहुत कम है।
अब्यूजिव कंटेंट पे आपका क्या कहना है? गालियां जो होती हैं, बिल्कुल मैं उसका विरोध है मेरा। इसके लिए मैंने कहा ना कि जो लॉ ऑफ एथिक्स कोड बनेगा उसमें मर्यादा तय करनी चाहिए हर एक ऑडियोविजुअल फिल्म में, सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की। भाषा इसके लिए रखी है मैंने। बहुत ही अब्यूजिव आता है आजकल, तो माँ बहन की गालियाँ आती है। तो आपको लगता है, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि अगर ये आदमी अपने स्कूल में दे रहा है, घर में दे रहा है, कॉलेज में दे रहा है, टैक्सी में दे रहा है, फ्रेंड्स के साथ दे रहा है, तो हम स्टेज पे दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये आर्ग्यूमेंट पूरा गंदगी को फैलाने का पूरा इसका हेतु है। इस टाइप का जो आर्ग्यूमेंट है, मैंने क्या कहा आपसे, राष्ट्र सुप्रीम है, देश के लोग सुप्रीम है। इस थॉट से, आपके इस थॉट से यंगस्टर्स ज़्यादा कनेक्ट नहीं करता है, उसके इस लॉजिक से ज़्यादा कनेक्ट करता है, तो क्या कैसे करें इसको फिर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यंगस्टर्स को के अंदर भी देखिए, जो आदमी पोर्नोग्राफी देख रहा है उसको भी मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूँ। समझ लो इस बात को आप। नहीं, मैं उसकी बात मान रहा हूँ, मैं अब्यूजिव कंटेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई गाली दे रहा है और गाली दे के वो, नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ इस मुद्दे पे। जो भी संस्कारी घर का आदमी है, एक नॉर्मल घर का, वो उसको ये गाली वाला पसंद नहीं होगा। मुझे तो कई लोग मिलते हैं। मैं तो ये मूवमेंट चला के मुझे अब कितने हो गए, 2 साल के ऊपर हो गए। बहुत लोग मिलते हैं मुझे कि बहुत गंदा आता है भाई ये तो। इवन यंगस्टर्स भी आते हैं मेरे पास। देखिए ऐसा है रौनक कि हमारे जो महान संत हो गए, वो स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि अरविंदो हो, मेरे गुरु स्वामी प्राणवानंद जी, बहुत बड़े संत देश के, और उनके कंटेम्प्रेरी थे जिन्होंने भारत सेवा आश्रम संघ की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती हो, चंद्रशेखर विजय जैसे संत हो, जैन संत, ठीक है जी, इन सभी संतों ने भारत के महान बनने की परिकल्पना की हुई है। मैं तो कहूँगा भविष्यवाणी की हुई है। ठीक है। अगर उसमें रोड़े आ रहे हों, क्या हमारी एज ए नागरिक, देश की एक पेट्रियोटिक सिटीजन के रूप में, क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम उस रोड़ों को दूर करें? ये भावना है। सर, आपकी किताब पर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज़ देखी जिसमें पार्टीशन से सबसे ज़्यादा दुखी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसमें ऐसा दिखाया, सरदार पटेल वॉज ओके, मतलब उनका कहना था कि अगर उंगली में प्रॉब्लम है तो उसको काट के फेंक दो, ऐसा उसमें डायलॉग भी था जो सरदार पटेल के मुख से हमने सुना। और सावरकर का तो उसमें जिक्र भी नहीं था। पर यहाँ पर आपने कहा, आपने किताब लिखी है कि सावरकर पार्टीशन से बचा सकते थे देश को, देश के टुकड़े होने से बचा सकते थे। तो वो गलत बोल रहे हैं या उन्होंने सही नहीं दिखाया? पार्टीशन सभी आहत थे, नेहरू जी भी आहत होंगे, ऐसा नहीं है, सभी आहत थे। लेकिन पार्टीशन क्यों हुआ, भारत का विभाजन क्यों हुआ, इसमें हमें जाना पड़ेगा। भारत के विभाजन के 2 कारण हैं। एक है हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पर, जो कांग्रेस का नारा था, जो गांधी जी का नारा था, करीब करीब, समझा आप? हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पर, उनका जो मॉडल है हिंदू मुस्लिम एकता का, वो ये मॉडल है कि एट एनी कॉस्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और अगर सरदार पटेल पहले जाग गए होते तो ये शायद ना होता। सरदार पटेल जागे बहुत बाद में। क्या कारण था? वो गांधी जी के प्रभाव में रहते थे। गांधी जी की क्वालिटीज़ भी थी, स्टर्लिंग क्वालिटीज़ थी। गांधी जी का प्रभाव तो था ही नहीं देश के ऊपर। दूसरा कारण है विभाजन का, वो है कंप्लीट नॉन वायलेंस। मतलब वायलेंस करके ही पाकिस्तान लिया है मुस्लिम लीग और जिन्ना ने, क्यों जान लिया था कि हम वायलेंस करेंगे तो इसका जवाब भी दे नहीं पाएंगे। क्योंकि गांधी जी का प्रभाव था? नहीं, गांधी जी कहते थे ना, देखिए जो कंप्लीट नॉन वायलेंस की जो डेफिनेशन गांधी जी ने दिया है वो तो एकदम ही गलत है ना। उन्हें कहा कि कोई मारे तो आप मार खाते जाओ। नॉन वायलेंस के समय बड़े एपोस्टल जग में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, इन दोनों ने भी ये नहीं कहा है कि कोई आपको वार करे तो आप उसका प्रतिकार मत करिए। गांधी मानव जाति के पहले व्यक्ति हैं जो ये कह रहे हैं कि कोई आपको मारे, कोई भी कारण सर, आप मार खाते जाओ। तो आप देखिए ना कि कलकत्ता राइट्स हुए 16 अगस्त 1946 को। कलकत्ता राइट्स जो शुरू किए मुस्लिम लीग ने, हिंदुओं को मारा, फिर हिंदुओं ने भी जवाब दिया उसका। उसके 1 साल के बाद में पार्टीशन हो गया। क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि वो जो वायलेंस हो रहा था उसका कोई जवाब नहीं था कांग्रेस के पास। जी, हम ये कह रहे थे कि नहीं, आप मार खाते जाओ, प्रतिकार मत करो। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन ने किया, है ना। उस पर एक बहुत बड़ी लड़त हुई। उस पर कई क्रांतिकारी, उसके अंदर क्रांतिकारी का रोल था बहुत बड़ा।
कई ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया, जी। समझे ना आप, खुदीराम बोस सहित, समझे आप। 1911 के अंदर ब्रिटिशरों को बंगाल को एक करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे ये दो चीजें नहीं थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट हिंदू कॉस्ट और नॉन वायलेंस, और कंप्लीट नॉन वायलेंस, समझे आप। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू रीयूनिफाई बंगाल। करेक्ट, ठीक है। ये काम 47 के बाद नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये दो चीजें रोड़े बन गई हमारे लिए, लोग कंफ्यूज हो गए उसके अंदर। सो सावरकर क्या कर सकते थे? देखिए, सावरकर का ऐसा है कि देखिए, सारे जहां से हिंदुस्तान, हमारा जो राष्ट्रगीत लिखा है जिन्होंने, इकबाल, है ना, वो इकबाल ये गीत लिखने के कुछ सालों के बाद में कट्टरवादी बन गए थे, मुस्लिम कट्टरवादी बन गए थे। ये गाने को भी उन्होंने चेंज कर दिया है, बिल्कुल वो एक पैन इस्लामिक गाने में कन्वर्ट कर दिया है, समझे आप जी। 1930 का जो मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ प्रयागराज में, इलाहाबाद में, वहां पे पहली बार उन्होंने एक अलग देश की परिकल्पना की। उसके अंदर मुस्लिम लीग के वो लीडर थे, इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल। उन्होंने कहा कि भविष्य के अंदर भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग देश में देख रहा हूं जो भारत में से बनेगा, और आज का जो पाकिस्तान है करीब करीब वही पाकिस्तान है वो, समझे आप। सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको खैबर पख्तूनवा कहते हैं आजकल, और बलूचिस्तान। खाली पंजाब जो हमने आधा पंजाब जो है वो हमने रखा हमारे पास में, वरना वही आज का पाकिस्तान जिसकी परिकल्पना 1930 में की थी, ठीक है। 1932 के अंदर जो दूसरी गुलमेजी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर रहमत अली चौधरी, जिन्होंने पाकिस्तान नाम कॉइन किया, उन्होंने एक पेपर घुमाया मुस्लिम पार्टिसिपेंट्स के बीच। जो मुस्लिम पार्टिसिपेंट्स थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने एक पेपर लिखा और सबको दिया, मुस्लिम पार्टिसिपेंट्स को, नाउ और नेवर, अलग देश मांगने का इस सब में अच्छा मौका है, इसके बाद में नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान को रूप दिया जिन्ना ने, मतलब पाकिस्तान पब्लिक डोमेन में था, उसकी पूरी बात, खतरा पूरा भारत के लिए, लेकिन कोई ने इस खतरे को देखा नहीं एक्सेप्ट सावरकर। जब सिंध प्रोविंस को 1936 में, सिंध प्रोविंस जो है जिसकी परिकल्पना भविष्य के पाकिस्तान के रूप में की थी इकबाल ने 1930 में, जो सिंध प्रोविंस था वो अलग प्रोविंस नहीं था, वो मुंबई प्रोविंस का भाग था, ठीक है। 36 में उसको ब्रिटिशरों ने अलग किया, समझे ना। उस टाइम पे सावरकर एकमात्र नेता थे जिन्होंने कहा कि दिस इज ए एंग्लो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी टू इस्टेब्लिश पाकिस्तान, है ना। 1937 के अंदर नेताजी बोस, अच्युतराव पोटवर्धन और एस एम जोशी जैसे 3 कांग्रेस के नेताओं ने न्योता दिया सावरकर को कि सावरकर जी आप आइए कांग्रेस से, कांग्रेस को बल मिलेगा। अच्छा, मेरे ख्याल से उनका एक नॉन वायलेंस को लेके एक अलग एक डिबेट चली रही थी अंदर। सुभाष चंद्र बोस एक साइड पे थे और गांधी जी अलग साइड पे थे। गांधी जी क्या ये जो कंप्लीट नॉन वायलेंस का जो डेफिनेशन है उससे नेताजी बोस उसके विरुद्ध में थे एकदम, ठीक है। शायद उनको लगा हो कि सावरकर आएंगे तो मेरे हाथ मजबूत होंगे, जो भी होगा इसका कहीं मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, लेकिन न्योता दिया उन्होंने। सावरकर ने ना बोल दिया। सावरकर ने कहा कि कांग्रेस जो है वो हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है और इस पथ पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है। ओके, मैं कांग्रेस को ज्वाइन करके इस स्टेज पे पाप का भागीदार बनना नहीं चाहूँगा। और 1937 का उनका जो स्पीच है, अच्छा उन्होंने कांग्रेस जैसी पार्टी छोड़ के हिंदू महासभा जैसी छोटी पार्टी का अध्यक्ष बनना उन्होंने स्वीकारा, क्योंकि हिंदू महासभा एकमात्र पार्टी थी जो हिंदू हकों का हनन नहीं कर रही थी, समझे आप। तो उनका जो स्पीच है, पद ग्रहण उन्होंने अहमदाबाद में किया था, कर्नावती में, दिसंबर 1937 के अंदर। वो स्पीच के अंदर भी उन्होंने कह दिया था कि अगर मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं रुका तो पाकिस्तान बन सकता है। तो एक तरीके से पाकिस्तान की भविष्यवाणी पाकिस्तान होने के 10 साल पहले कर दी थी उन्होंने 37 में। उसके बाद मैंने पूरे देश का भ्रमण किया उन्होंने, मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके बंगाल तक, असम तक उन्होंने भ्रमण किया और आगाह किया जनता को और कांग्रेस के नेताओं को भी कि देखो
जो परिस्थिति निर्माण हो रही है इन दो चीज़ों के कारण, एक हिंदू मुस्लिम एकता कोई भी कीमत पे, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पर, जिसका मतलब डेफिनेशन वो होता है उसका करीब करीब, और कंप्लीट नॉन वायलेंस, कोई मारे तो आप मार खाते जाओ। ये दोनों चीज़ें इतनी खतरनाक हैं कि इससे विभाजन भारत का हो सकता है। और 1940 में जब जिन्ना ने पार्टीशन रिजोल्यूशन पास किया लाहौर कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग के, उस टाइम पे भी सावरकर ने कहा है, सावरकर ने करीब करीब ये कहा है कि द डाई इज नाउ कास्ट, द डाई कॉल्ड पाकिस्तान इज नाउ कास्ट। दूसरा, जो लोग ये कहते हैं कि सावरकर ब्रिटिशरों के सपोर्टर थे, बिल्कुल झूठे। 1945 की जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, लॉर्ड वेवेल ने सभी पार्टियों को बुलाया, सिर्फ सावरकर और हिंदू महासभा को नहीं बुलाया। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे वाइसरॉय के, एनबी खरे, जो उन्होंने पूछा लॉर्ड वेवेल से, उस टाइम के वाइसरॉय, कि आपने सावरकर को इनको नहीं बुलाया, हिंदू महासभा को? उन्होंने कहा कि नहीं। बोले ये आते तो मेरी कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती। मुस्लिम लीग को बुलाया लेकिन हिंदू महासभा को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश सरकार के कांग्रेस से भी बड़े दुश्मन है। ये बातें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए थी। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, मैं और मेरे जो सहलेखक हैं चिरैयो पंडित का, कि हम ये चीज़ें हम ला सकें हमारी किताब के द्वारा। वीर सावरकर को लेकर अक्सर कमेंट आता है कि वो बहुत कट्टर थे। देखो, ऐसा था कि 3 एग्जाम्पल मैं रखूँगा आपके सामने। उनका हिंदू मैनिफेस्टो, उसमें क्या कहते हैं? उसमें ये कहते हैं कि आज़ाद भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार होगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं और कहते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन की पूजा अर्चना में कोई बाधा डालता है, द स्टेट विल स्टेप इन, सरकार हस्तक्षेप करेगी और इंश्योर करेगी कि वो लोग अपनी तरीके से पूजा अर्चना कर पाए। लेकिन द नेशन विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटिज्म, जो भारत के पहले 60 साल की कहानी है। आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 के अंदर अगर मुसलमान या क्रिश्चियन स्कूल स्थापित करता है तो वो मौलवी रख सकता है या प्रीस्ट को रख सकता है, पादरी को रख सकता है कुरान और बाइबल पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हिंदू अगर स्कूल इस्टेब्लिश करता है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, ठीक है ना, अगर हिंदू स्कूल इस्टेब्लिश करता है सरकार की मदद से, तो वो पंडित नहीं रख सकता गीता पढ़ाने के लिए। आप समझे? दूसरा, कि हजारों मंदिर हमारे देश के अंदर मुस्लिम आक्रमणकारों ने तोड़े मध्यकाल के अंदर, ठीक है। जब हमारा आज़ाद हुए हम, क्या हमको 3 मंदिर नहीं मिलने चाहिए थे? अयोध्या, मथुरा और काशी पूर्ण रूप से क्यों नहीं मिलने चाहिए थे भाई? हजारों मंदिर तोड़े, फिर पाकिस्तान ले लिया मुसलमानों ने, भारत के मुसलमानों ने, समझे आप? तो उसके बाद में आज़ाद भारत में हमको 3 हमारे स्थान न मिले। ये किस टाइप का पॉलिटिक्स है और किस टाइप की सोच है ये? तो सावरकर, मैं मानता हूँ सावरकर को हमने हमारी किताब के अंदर ये कहा है कि सावरकर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं, क्योंकि चाइना, आसाम, पाकिस्तान, इंटरनल प्रॉब्लम्स हमारे नेशनल सिक्योरिटी के, है ना, इस सब की भविष्यवाणियाँ वीर सावरकर ने कई सालों पहले कर दी थी। फादर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, फादर ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी इज सावरकर, ऐसा हमारा स्पष्ट मानना है। और हमने इसका काफ़ी इसका सबूत दिया हुआ है हमने। सो राहुल गांधी जो सावरकर को खुलेआम स्टेज से कहते हैं, वो आज की कांग्रेस जो है, आज की कांग्रेस वो तो मुस्लिम लीग ही है। आज की कांग्रेस को मुस्लिम लीग है, जो रिजर्वेशन को सपोर्ट करती हो, मुसलमानों को रिजर्वेशन को सपोर्ट करती हो, ये मुस्लिम लीग ही है। आज की कांग्रेस मतलब कब से? देखिए, पहले से कांग्रेस का पूरा जो गोत्र है वो तो मुस्लिम तुष्टिकरण का है ही, लेकिन अब जो मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही है कांग्रेस, वो तो बहुत ही अलग टाइप का एकदम, मतलब राजीव गांधी के टाइम पे इतना नहीं था। ओके। अब तो ये बिल्कुल, आप देखो ना कि अरशद मदनी है, अरशद मदनी जमात-ए-उलमा के प्रेसिडेंट, जिनके पिताजी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, हुसैन अहमद मदनी, वो तालिबान को भी सपोर्ट करते हैं और राहुल गांधी को भी सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? जवाब देने मुझे। तो कांग्रेस का तो पूरा मामला बिगड़ चुका है एकदम।
और कांग्रेस देश की बहुत बड़ी कूच सेवा कर रही है। मैं मानता हूं कि आज गांधी जिंदा होते तो गांधी जी ने अपना डेफिनेशन चेंज कर दिया होता हिंदू मुस्लिम एकता का, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। ओके। हाँ बिल्कुल, जो अनुभव हुए हमको गाय 70 साल के अंदर, उस अनुभव के बाद में अगर गांधी जीवंत होते तो मैं मानता हूं कि गांधी आखिर सत्य को मानते थे। पर सर जब आप ये कहते हैं तो आप इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक को डिस्टर्ब नहीं करते? बिल्कुल नहीं, कैसे करते? नहीं, बट आप पुरानी बातें करेंगे तो अक्सर ये कहा जाता है कि आप पुरानी बातें करेंगे, तब ऐसा हुआ था, अब ऐसा हुआ था। आप आगे की बात करो, पीछे की बात क्यों? मेरी बात सुनो, जो कैंसर जड़ पकड़ गया है, तक़वियतुल ईमान नाम की किताब है, एकदम कट्टरवादी किताब है, जो सभी वहाबी मदरसा, देवबंद, तबलीग जमात और अहले हदीस की मदरसा में पढ़ाई जाती है। वो सूफीज़म को भी गाली देती है वो किताब। समझे आप? वो किताब पढ़ रही किताब पढ़ाई जाती है, मतलब इट इज़ ए स्टेपिंग स्टोन टू मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म। तो कैंसर तो फैल ही रहा है। अगर कांग्रेस अगर आती है पावर के अंदर भविष्य में, इस स्थिति के अंदर जो अभी जो लीडरशिप है वो पूरे विचारों को लेके, तो भारत का दूसरा विभाजन हो जाएगा। उफ, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है ये। नहीं कंट्रोल नहीं, बिल्कुल मेरे पास तो प्रूफ, मेरे पास तो उसका पूरा ग्राउंड है ना बात करने के लिए। आप अलग पॉडकास्ट रख लो इसके लिए। सो ऑप्शन क्या था, प्लान क्या था, ऑल्टरनेट क्या था वीर सावरकर का पार्टीशन नहीं करने के पीछे? उनका ऑल्टरनेट ये था कि मुस्लिम तुष्टीकरण मत करो, आप सबको समान अधिकार दो, बस यही था। और जिन्ना वॉज एडमेंट कि भाई हटना है हमको। नहीं, जिन्ना का तो ऐसा हो गया ना कि जिन्ना ये शेर खून छाक लेता है। ही वॉज इन कांग्रेस एंड ही वॉज साइडलाइंड बाय गांधी, समझे ना आप? एंड ही वॉज एन एम्बिशियस पर्सन एंड ही वॉज ए वेरी गुड लॉयर। पर गांधी जी ने नेहरू जी को कहा था कि जिन्ना को बनने दो प्रधानमंत्री। हाँ, गांधी जी ने कहा था, लेकिन वो तो गलत बात थी एकदम गांधी जी की। विभाजन के कॉस्ट पे प्रधानमंत्री बनना देते तो भाई पूरा एक तबका कट्टरवाद की तरफ जा चुका था, समझो आप। नहीं, एक तरफ देश टूट रहा था, दूसरी तरफ जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना था। आपको लगता है कि देश टूटना चलेगा लेकिन प्रधानमंत्री मत बनने दो जिन्ना को? नहीं, देखिए, जिन्ना प्रधानमंत्री बनता तो उसका नेचर चेंज हो जाता। जिस टाइप के उसने राइट्स करवाए बाद में, तो मालूम पड़ता है कि जिन्ना कितना खतरनाक आदमी था। तो आपको लगता है ये नेहरू को पता था इसलिए नेहरू ने नहीं बनने दिया, या नेहरू को भी प्रधानमंत्री बनना था? नहीं, नेहरू को तो प्रधानमंत्री बनना ही था एट एनी कॉस्ट, वो एक अलग बात है। इट वॉज हिज पर्सनल एम्बिशन ऑल्सो। वो तो दिखता ही है ना कि कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उसमें 80% मेंबर्स, 85% मेंबर्स वर इन फेवर ऑफ सरदार पटेल। करेक्ट। तो गांधी जी की मदद से ही बने ना नेहरू। सो ये दो लोगों के पर्सनल एम्बिशन की वजह से देश का पार्टीशन हुआ? नहीं, पार्टीशन हुआ मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदू हकों का हनन करके, और कंप्लीट नॉन वायलेंस। इसके वजह से आपको मूल में जाना पड़ेगा। ठीक है, पर अगर एक सिचुएशन ऐसी आई कि अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते, यूनाइटेड तो भारत का सुधरती नहीं, उसको तो और बिगड़ती। यार आप कैसे, पर कॉल ये 20% पॉपुलेशन, 22% पॉपुलेशन गेट को आप कैसे आप थोप सकते हो 78% के ऊपर? बट लेकिन कॉल इस पे नहीं लिया गया कि स्थिति बिगड़ेगी, कॉल इस पे लिया गया कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाना है और नेहरू को भी बनना है। गांधी जी के विचार तो बिल्कुल ही अलग थे, नेहरू भी उनसे सहमत नहीं थे और सरदार पटेल तो लास्ट में बिल्कुल ही अलग हो गए थे एकदम। ठीक है, सरदार पटेल का आप देखो तो लास्ट में सरदार पटेल तो बिल्कुल ही उनसे विरुद्ध हो गए थे एकदम। के एम मुंशी, जिन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की, वो तो 47 के अंदर ही अगेंस्ट में हो गए थे गांधी जी के। उन्होंने कहा कि गांधी जी का हिंदू मुस्लिम एकता के नारे ने हमको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, हमको हिंदुओं को और देश को। तो क्या नारा होना चाहिए था? नारा होना चाहिए था हिंदू मुस्लिम एकता विथ इक्वल राइट्स। भाई सावरकर ने कभी स्पेशल राइट्स मांगे हिंदुओं के लिए? सावरकर को तो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो चल रहा था कांग्रेस का मामला, उसका विरोध कर रहे थे, वो भी हिंदू हकों का हनन करके। ठीक है, लखनऊ पैक्ट जो है 1916 का, लखनऊ पैक्ट एक है, उसके अंदर तो क्या कंसेशन है, आप देखो जाके। कांग्रेस ने जो कंसेशन दिए हैं मुसलमानों को, जबरदस्त कंसेशन दिए उसमें। हालांकि लोकमान्य तिलक थे नेता, गांधी नहीं थे, वो गलती लोकमान्य तिलक की थी उस टाइम पे। अच्छा, हाँ जी, लखनऊ पैक्ट करके जब लोकमान्य तिलक मदन मोहन मालवीय जी और धर्मवीर BS मुंजे उनसे मिले, ये दोनों हिंदू महासभा के लीडर थे। उन्होंने पूछा आपने क्या किया, ये तिलक जी आपने कितनी बड़ी गलती की है। वो काउ स्लॉटरिंग वाला इसी में था? नहीं, काउ स्लॉटर इसमें नहीं था। ओके, उसमें लेजिस्लेचर के अंदर ज़्यादा उनको सीट दे दी, ओके, रिजर्वेशन दे दिया उनको। अच्छा, मतलब कई जगह तो ये था, फॉर्मूला इस टाइप का था कि जहाँ एक सीट हिंदू की होगी तो 3 मुसलमान की होगी।
फॉर्मूला इस टाइप का सेट किया था उन्होंने। तो जो तिलक ने जवाब दिया वो ये दिया इनको, मदन मोहन मालवीय जी को और मुंजे जी को। उन्होंने कहा कि देखो ब्रिटिश हमको डिवाइड करना चाह रहे थे, हिंदू और मुस्लिम्स को। उसके सामने मेरे पास यही चाह रहा था, और 10 साल के बाद हम इसको 10 साल तक था वो पैक्ट, उसकी जो मियाद थी वो 10 साल की थी। मैंने कहा 10 साल के बाद अगर नहीं जमता है तो हम इसको तोड़ देंगे, उसमें क्या है। पर वो खुद चले गए, शांत हो गए, और गांधी बन गए। अगर तिलक रहते तो शायद अपनी गलती सुधार लेते, लेकिन गांधी आ गए। और गांधी तो ये मानते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता एट एनी कॉस्ट, विच बिकेम हिंदू कॉस्ट अल्टीमेटली। गांधी जी को महात्मा कहना सपोर्ट करते हैं आप इसको? नहीं, मैं नहीं करता। रीज़न? तो ये महात्मा एक बड़े संत को कहा जाता है। महात्मा हर एक व्यक्ति, मैं उनके अच्छे कामों का सराहना करता हूँ। मैं, मेरी किताब जो है इसके अंदर भी गांधी जी का ब्यौरा है। मैंने कहा कि गांधी जी की ये 2 प्रिंसिपल्स की वजह से भारत का विभाजन हुआ, और फिर गांधी जी ने देश के अच्छे काम भी किए। तो साबरमती के संत बोलते हैं तो आपको लगता है गलत बोल रहे हैं? साबरमती का संत तक ठीक है, पर महात्मा एक अलग। ठीक है, साबरमती के संत कह सकते हैं कि देखिए उन्होंने भी एक बड़ा काम किया। उन्होंने जो इंक्लूसिव रिफॉर्म का किया, उन्होंने जो हमारा दुर्व्यवहार था दलितों के साथ, उनको हरिजन नाम दिया, उनको स्वच्छता सिखाई। हमारे गुजरात के अंदर जो दलित वर्ग है वो कई जगह बहुत स्वच्छ रहता है एकदम। कहते हैं गांधी जी से पहले ये काम वीर सावरकर ने भी शुरू कर दिया था। हाँ, वीर सावरकर का काम तो और भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो तो जनेऊ पिनाते थे दलितों को। जब वो छूटे रत्नागिरी से और 13 साल 14 साल नजर कैद में रहे, 12 साल 13 साल अपने रत्नागिरी में, तो उन्होंने वहाँ पे मूवमेंट चलाया था ना। उन्होंने पहला मंदिर देश का खोला था, पतित पावन मंदिर, जो देश का पहला मंदिर है रत्नागिरी में, जिसमें सबको एंट्री थी दलितों के सहित। खुद ब्राह्मण थे वो, तो धोती पहन के वो दलितों को जनेऊ पहनाते थे। वो तो अम्बेडकर ने भी उनका काफ़ी सराहना की हुई है इनकी। तो उनको सिर्फ हिंदुत्व से जोड़ना और अपर कास्ट हिंदुओं से जोड़ना? नहीं, अपर कास्ट का तो था ही नहीं, वो तो ही वॉज अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ कास्ट सिस्टम। जो ये नैरेटिव है बेसिकली सावरकर को डिमीन, बहुत ही गलत नैरेटिव है, बहुत ही गलत है। सावरकर का तो सभी गलत है, समझो आप। करीब सभी एलिगेशन गलत हैं उनके अगेंस्ट में। करीब क्या सभी गलत है, जो कांग्रेस लगा रही है वो तो सभी गलत है। माफ़ी की बात है ना, माफ़ी का एक चार्ज है उनके ऊपर। उन्होंने कम से कम 10 माफ़ी पत्र लिखे, ऐसा नहीं है, पर उसका उन्होंने उल्लेख भी किया है। मेरी जन्नत टिप जो उनकी किताब है उसमें, और एक मराठी में किताब है अंडमान के अंधेरे से, उसके अंदर भी उसका जिक्र है कि मैं मेरे सह जो क्रांतिकारी थे जेल के अंदर अंडमान में, मैं उनको कहता था कि देखो हम शिवाजी के फॉलोअर हैं, हम यहाँ कहाँ तक सड़ते रहेंगे, हमें कुछ भी युक्ति करके बाहर आना है, और हमारी जो ब्रिटिशरों को उखाड़ फेंकने की जो लड़ाई है उसको फिर से शुरुआत करना है उसकी। कहते ही थे, वो लिखा ही है उन्होंने। और दूसरा, उनके माफ़ी पत्र पे विश्वास भी नहीं करती थी ब्रिटिश। 1914 के अंदर रेजिनाल्ड क्रेडॉक, वो भारत के होम मेंबर थे, तो उन्होंने एक लेटर लिखा जेल अथॉरिटीज़ को कि भाई 5 साल के जिनकी सख्त कैद की सज़ा हो गई, वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट की, उन लोगों को फैमिली के साथ समुद्र किनारे अंडमान में रहने की परमिशन दी जाए। और साथ में लिखा लास्ट में कि सावरकर को परमिशन मत देना। अगर सावरकर को ये परमिशन दी तो सावरकर के क्रांतिकारी दोस्त पूरी यूरोप में हैं, वो एक वाहन लेके आएंगे और सावरकर को ऐसे भगा के ले जाएंगे। दूसरा, सावरकर वहाँ पे रहे रत्नागिरी में, उस टाइम पे भी कई क्रांतिकारी उनको मिल के गए। भगत सिंह मिल के गए उनको 1927 में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव मिल के आए उनको छुप के। उनके जो मेन बायोग्राफर हैं सावरकर के, धनंजय कीर, पहले बायोग्राफर, उन्होंने इसका उल्लेख किया हुआ है। सावरकर एंटी मुस्लिम थे? नहीं, सावरकर एंटी मुस्लिम थे, सावरकर एंटी रेडिकल मुस्लिम थे। ओके। क्योंकि देखिए, मैंने आपको एक हिंदू मैनिफेस्टो का तो बता दिया आपको मैंने, है ना। अब मैं बताऊंगा आपको, जब वो 1938 में जब हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में जब वो गए लाहौर, तो उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप और जिन्ना देश को धर्म के आधार पर तोड़ने पे क्यों तुले हुए हो। तो सावरकर ने जवाब क्या दिया? सावरकर ने कहा कि आपका प्रश्न ही गलत है। वेल, जिन्ना स्टैंड्स फॉर मोर एंड मोर कंसेशन फॉर मुस्लिम्स एट द कॉस्ट ऑफ हिंदू राइट्स, आई एम फॉर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। तो सावरकर की जो लड़ाई थी वो समान अधिकार की लड़ाई थी भाई। हाँ, कभी आवेश में आके मुसलमानों के विरुद्ध कुछ भाषा उन्होंने कड़क यूज़ की होगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप पेपर पे जाइए ना, आप उनका हिंदू मैनिफेस्टो जो लास्ट तक चेंज नहीं किया उन्होंने।
भाई पार्टीशन के बाद में मैनिफेस्टो को वो अपनी अपने विचारधारा चेंज कर सकते थे ना। उनका ये था इक्वल राइट्स, और हिंदू हकों को हनन नहीं होना चाहिए। भारत भूमि के अंदर हिंदू हकों का हनन नहीं होना चाहिए। मोदी जी को आप 1987 से जानते हैं? 87 से। उस टाइम जब आप उनको मिले या उनका काम करने का आपने तरीका देखा, और उसके आगे के सालों में भी आपको लगा था ये भारत जैसी कंट्री को लीड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उनका सीएम बनने के बाद में तो लगा मुझे बिल्कुल। ओके। उनके पास क्या 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ वीरता के लिए हम देखते हैं, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में दूसरी क्वालिटी क्या थी? प्लानिंग। जब अफजल खान को छत्रपति शिवाजी ने मारा, अफजल खान, आप जानते हो स्टोरी पूरी वो? हाँ जी, हाँ जी। है ना, अफजल खान को जो मारा उन्होंने, तो उनके सरदारों ने उनको पूछा, सहयोगियों ने, कि भाई आपने इतने धिप्पाड़ आदमी को कैसे मार दिया? तो करीबन 6.25 फीट का आदमी था, 6.5 फीट का, कैसे मार दिया आपने इसको? तो उन्होंने बोला कि नियोजन। तो उन्होंने पूछा कि वीरता नहीं? बोले वीरता तो थी मेरे पास, नियोजन। अगर यश पाना है तो आपके पास नियोजन की शक्ति होना चाहिए, प्लानिंग की। इसके लिए भारत के सब में बड़े एडमिनिस्ट्रेटर देश के आज तक के वो नरेंद्र मोदी हैं, कोई ना नहीं बोल सकता इस बात को। और दूसरा कि जो दूसरी पुस्तक मैंने लिखी उन पे, मार्चिंग विद ए बिलियन, उसमें उनको उन्होंने कोट किया है। हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि उदय बाबू, मैं जब पहला कदम मेरा उठाता हूँ, मुझे मालूम होता है कि 10वां कदम मेरा कौन सा होगा। इस टाइप का नियोजन होता है उनका। इसके लिए जो सीएम के रूप में जो फंक्शन करते हुए देखा मैंने उनको, नहीं मैंने उनको काफ़ी कवर किया हुआ है ना, मतलब समय ज़्यादा कवर मैंने किया हुआ है उनको। गुजरात में मैं इंचार्ज था इंडिया टुडे मैगजीन का जी, ठीक है ना। तो राइट्स के टाइम पे आप वहीं पे थे? हाँ, मैं ही था, थ्रू आउट में था मैं इंडिया टुडे में गुजरात में 28 साल रहा, और यहाँ रहा मैं करीबन 5 साल। तो कॉन्स्पिरेसी थी वो आपको उस टाइम ही आभास था 2002 में, गोधरा के कांड के बाद से लेकर के? कॉन्स्पिरेसी थी ना। जो लोग गोधरा कांड जो हुआ उसके अंदर वो ये चाह रहे थे कि गोधरा कांड लोग भूल जाए, मतलब जहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा वो भूल साबरमती जाए, एक्सप्रेस वाला कांड भूल और हिंदुओं ने जो बदला लिया है उसको ना भूले। ये तो बदमाशी थी ना बिल्कुल। और उस टाइम पे भी मुझे याद है कि श्री नरेंद्र मोदी के साथ उस टाइम पे उन्होंने गुजरात गौरव यात्रा निकाली थी सितंबर 2002 के अंदर। उस टाइम पे गौरव यात्रा के 10 राउंड हुए थे, उसमें 7 राउंड में मैं उनके साथ में था। तो जो स्पीच देते थे वो यही बोलते थे, गोधरा में हुआ वो भी गलत हुआ, गोधरा के बाद हुआ वो भी गलत हुआ। तो सही बात तो नरेंद्र मोदी बोल रहे थे भाई। तीस्ता सीतलवाड़ का भी नाम आता है जब भी आपका नाम आता है कि मुस्लिम विटनेसेस को उन्होंने भड़काया था, और फिर आपका एक आर्टिकल भी था इन ह्यूमन राइट्स। तो आपको लगता है ये प्लानिंग क्यों एक व्यक्ति के खिलाफ इतनी ज़्यादा हुई? क्या उनका मकसद सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना था उस इकोसिस्टम का, या उनका मकसद एक लीडर को टारगेट करना था जो उनको लग रहा था कि शायद बड़ा हो जाएगा? ये कम्युनिस्ट विचारधारा के ये लोग थे, लोग हैं रादर, है ना। तो इनको तो हिंदू इकोसिस्टम से ही इनको वो है ना पूरी एक नफरत। उस टाइम पे हिंदू इकोसिस्टम के जो वो थे सिंबल, वो नरेंद्र मोदी थे। तो उन्होंने ट्विटर्स इनको विटनेसेस को खूब इन्होंने भाई साइक्लोस्टाइल फॉर्म ही लेके जाते थे मुस्लिम विक्टिम्स के पास ही लोग जाके रिफ्यूजी कैंप में वो लिखवाते थे कि इस नेता का नाम लिखो, इसका लिखो। वो तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, आज़ाद भारत के समय बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी वो, कोई एक व्यक्ति को फिक्स करने के लिए। अभी मुस्लिम समाज जो है वो नरेंद्र मोदी को अपना दुश्मन मानता है। आपको लगता है मोदी जी एंटी मुस्लिम है? मोदी जी एंटी मुस्लिम बिल्कुल नहीं। मेरी मुस्लिम के मुद्दे पर उनसे काफ़ी बात हुई है। मैं मानता हूँ कि उनकी सोच बिल्कुल सही है, बैलेंस सोच है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि देखिए बड़ी विकट परिस्थिति है। मुस्लिम समाज 3 भागों में बटा है, एक मोस्ट कट्टरवादी, एक कम कट्टरवादी और एक सहिष्णु। मोस्ट कट्टरवादी उनसे हमको लड़ना पड़ेगा और परास्त करना पड़ेगा। परसेंटेज क्या है? ये तो स्टडी का, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ स्टडी। आपका ऑब्जर्वेशन? देखिए उसके अंदर भी 2 है भाग, कट्टरवाद के अंदर भी। एक तो है जो ये मानता है कि भाई आतंकवाद को भी सपोर्ट करता है, और दूसरा है वो आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता पर भारत मुस्लिम देश बने ऐसी इच्छा रखता है। उसका कोई फेस है यहाँ पे अभी? देवबंद उसका फेस ही है ना। ठीक है, देवबंद तबलीग जमात उसका फेस ही है। हाँ, उसमें ऐसे कुछ लोग होंगे जो आतंकवाद में नहीं मानते, ऐसे लोग होंगे।
लेकिन भारत इस्लामिक देश बने ये तो उनकी इच्छा है बिल्कुल। ठीक है। हाँ, पहले से ही। मोदी जी के बाद कौन है बेटर लीड कर सकता है इंडिया को, बीजेपी की तरफ से या इंडिया की तरफ से? है अमित भाई तो है, बाद में योगी जी हैं। अमित भाई इज ऑल्सो ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। बातचीत है आपकी उनसे, होती है? हाँ, होती। गुजरात में भी बहुत अच्छा काम किया है, ही इज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। बट बहुत कड़क है, एकदम सीधा मुंह पे बोल देते हैं उनके बारे में। आप देखिए नक्सल प्रॉब्लम है देश का, वो तो कम कर दिया उन्होंने। तो स्ट्रांग आदमी चाहिए, मतलब ऐसे सीधा डिसीजन ले। नहीं स्ट्रांग 370 कहते बहुत 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 बड़ा रोल है उनका। 370 हटाना कोई मामूली बात है क्या? आज कश्मीर के अंदर एक मेजॉरिटी एक मेन स्ट्रीम में आ गई, समझो आप, बड़ी बात है। कश्मीर के तो लड़के मिलते रहते हैं मुझे, वो एक नई होप दिख रहे हैं। बीजेपी के सपोर्टर ना बन गए हो बिल्कुल, ये मानने को मैं तैयार हूँ, लेकिन मेन स्ट्रीम में तो आ गए ना। सो मोदी जी के बाद आप सबसे स्ट्रांग लीडर अमित शाह को मानते हैं, और फिर उनके बाद योगी जी को मानते हैं? हाँ बिल्कुल। और फिर उनके बाद कभी सोचा नहीं मैंने। अभी नहीं सोचा है। तो ये कितने साल की प्लानिंग है? मैंने एक बार कहा था जब मैं इंडिया टुडे में था, तो एक लेफ्टिस्ट टाइप की लेडी थी, दोस्ती है मेरी। मैंने कहा अब हमारा ये आ गया है रूल, मतलब राष्ट्रवादी आइडियल। अब मैंने कहा ये चलेगा मैंने वाला कम से कम 2040 तक। अच्छा। तो वो जो लेडी बिल्कुल गिर गई नीचे एकदम। कैसे? मैंने कहा पहले मोदी आएंगे, मोदी चलेंगे इतने साल, फिर अमित शाह आएंगे, फिर योगी आएंगे। बोले 2040 तक आपका कोई चांस नहीं है वापस आने का। बीजेपी में इंटरनल फाइट भी है नेताओं की? कोई खास नहीं है। नहीं। विपक्ष का कोई ऐसा नेता है जो आपको प्रॉमिसिंग लगता है कि इसमें दम है? ये है अपने, क्या नाम इनका, जयराम रमेश प्रॉमिसिंग आदमी है। अच्छा, बिल्कुल। तो जो राहुल गांधी करते हैं वो जयराम रमेश के थ्रू करते हैं या अपनी उनकी सोच है? मालूम नहीं। अब ये भाई राहुल गांधी, ये तो अंदर की बात है, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं। राहुल गांधी जो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हो और सावरकर का गाली गलौज करते हो, तो बिल्कुल गलत बात है ना एकदम, समझो आप। भाई राहुल गांधी के खुद की दादी ने सपोर्ट किया था वीर सावरकर को, समझे आप। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, समझो आप। अभी क्योंकि राहुल गांधी नेता है तो ये लोग दे मस्ट बी फॉलोइंग इन लाइन, ऐसा हो सकता है। बाकी जयराम रमेश जो है वो प्रॉमिसिंग आदमी है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर चलते चलते एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आपकी अगली किताब, या ये कहूँ कि जो कि अगली नहीं होगी बल्कि आपकी जो लास्ट किताब होगी, जो कि एक बातचीत में आपने कहा था कि मौलाना आज़ाद पे होगी। हाँ, एक मेरा विजन है कि मुझे एक किताब लास्ट में लिखनी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पे, कि मेरे पास जो एविडेंस है उनका, वो एविडेंस मेरे पास जो है वो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस है, जो अब तक सामने नहीं आया, जो अब तक बहुत कम सामने आया है। कैसे देखते थे आप उन्हें? मैं उनको एक पैन इस्लामिस्ट के रूप में देखता हूँ, मौलाना आज़ाद को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि उनकी जो राइटिंग्स पे अपन उनको पिन डाउन करें। पर वो पार्टीशन नहीं चाहते थे। हेतु क्या था? व्हाट वाज द एम? वो ऐसा मानते थे, वो और देवबंद वाले ये मानते थे। देवबंद ने भी साथ दिया ना, बट देवबंदी लोग तो एक ही थे सब। ठीक है। देखिए हुसैन अहमद मदनी, अरशद मदनी के पिताजी ने 1945 के जो देवबंद कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था, जो इनके भी दोस्त थे खास अबुल कलाम आज़ाद के, उन्होंने कहा था कि देखो, पाकिस्तान की डिमांड करके भारत के एक हिस्से को इस्लाम के लिए मांग के जो जिन्ना है वो बहुत बड़ी कुसेवा कर रहा है इस्लाम की, क्योंकि हमारा जो हक है तबलीग मतलब प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम विद ए व्यू टू कन्वर्ट, वो पूरे देश पे है। ओके। और ये हमारा जो हक है वो एक देश के एक छोटे से हिस्से पे सीमित कर रहा है। और इस थॉट प्रोसेस को मौलाना आज़ाद सपोर्ट करते थे? हाँ बिल्कुल करते थे। देखिए आप भी बात बताता हूँ, 2-3 चीज़ें। देयर इज कोरोबरेटिव एविडेंस। अकबर है, आक्रमणकारों की बात करें तो अकबर पहला व्यक्ति था जिसने ये कहा कि मुस्लिम मंदिर ध्वंस पे रोक लगेगी। जिजिया टैक्स जो है, जिजिया पोल टैक्स जो हिंदुओं पे लगता था, वो विड्रॉ करे, उसने विड्रॉ किया। ठीक है। उस अकबर को इन्होंने अपने उर्दू और अरेबिक राइटिंग्स में क्रिटिसाइज किया हुआ है। अच्छा, है ना। फिर तक़वीतुल ईमान नाम की किताब, जिसका जिक्र मैंने किया पहले, तक़वीतुल ईमान किताब जो है वो इस्माइल देहलवी ने लिखी है, जो ग्रैंडसन था शाह वलीउल्लाह का। शाह वलीउल्लाह मतलब वो व्यक्ति जिसने अहमद शाह अब्दाली को कहा कि तुम एक बड़ी लड़ाई करो और मराठों और जाटों को निपटा दो। ठीक है। उसका ग्रैंडसन
ग्रेट ग्रैंडसन या ग्रैंडसन, ये था इस्माइल दहलवी, शाह इस्माइल बोलते हैं जिसको। उसकी किताब है तक़वियतुल ईमान, एकदम कट्टरवादी किताब है जो पढ़ाई जाती है, आज भी मदरसे में पढ़ाई जाती है। और इस किताब की ज़बरदस्त वैल्यू है। जो कट्टरवादी मौलवी हैं सऊदी अरेबिया के, वो भी इस किताब को मानते हैं। अच्छा, समझा आप? तो इसका जो लेखक है इस्माइल दहलवी, उसको उन्होंने उसको प्रेस किया हुआ है अबुल कलाम आज़ाद ने अपने अरेबिक और उर्दू राइटिंग्स में। तीसरा, उन्होंने 1913 में हिजबुल्लाह नाम की एक पार्टी फ्लोट की थी मौलाना आज़ाद ने। हाँ, इस्लामिक पार्टी, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। पर अपनी जो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है इंडिया मीन्स फ्रीडम, उसके अंदर इसका कहीं जिक्र नहीं है। चौथा, एक बंगाल पैक्ट हुआ था 1923 के अंदर, ठीक है, जो देश बाबू चित्तरंजन दास के कहने से हुआ था। कांग्रेस, बंगाल कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में बंगाल का पैक्ट था ये, बंगाल प्रोविंस का। तो उस पैक्ट के अंदर जो कंसेशंस दिए कांग्रेस ने मुसलमानों को, वो तो आपको बताएंगे कि वो ऐसा साबित करते हैं कि देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे वो गांधी जी से भी ज़्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण के सपोर्टर थे, जिसमें वो काउ स्लॉटरिंग वाला मामला भी था। उसके अंदर दो उसके मुझे याद है। एक तो कलकत्ता मुस्लिम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 80% जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स, और दूसरा उसमें था कि काउ स्लॉटर जो है इट विल बी लेफ्ट टू द मुस्लिम्स। अगर वो करना चाहते तो करें, न करना चाहते तो न करें। इट शुड नॉट बी फोर्स्ड ऑन मुस्लिम्स। नहीं करने के लिए उन पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। फिर क्या हुआ कि वो जो पैक्ट है, देशबंधु की डेथ हो गई तुरंत उस पैक्ट के बाद में, जो उसके मेन ऑथर थे। तो बाकी जो कांग्रेस के लोग थे, निरंजन पाल और ये लोग, इन्होंने उस पैक्ट को तोड़ दिया। उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेप्यूडिएटेड। दैट पैक्ट वॉज रेप्यूडिएटेड बाय कांग्रेस। तोड़ दिया उसको, भाई हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। तो अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब में ये लिखा है कि वो जो पैक्ट को तोड़ा कांग्रेस ने, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पार्टीशन। मतलब अगर पार्टीशन नहीं करना है तो गौ हत्या अलाउ करनी चाहिए। इसका मतलब मैं तो उसका इंटरप्रिटेशन ये करता हूँ। तो बुक आने वाली है। ये बुक करेंगे, कुछ साल लगेंगे इसको, लेकिन मैं करूँगा। लेकिन ये क्योंकि मेरे पास बहुत मटेरियल, मैंने क्या है, पाकिस्तान के स्कॉलर से उनको भी वो स्टडी किया है मैंने अबुल कलाम आज़ाद को लेके। एक लेख भी है डेली ओ के ऊपर अबुल कलाम आज़ाद पे, अबुल कलाम आज़ाद फ्रॉम द आइज ऑफ पाकिस्तान। ओके। तो पाकिस्तान में भी दो भाग हैं। जो जिन्ना वाले हैं, जो जिन्ना को मॉडरेट गिनते हैं, वो अबुल कलाम आज़ाद का विरोध करते हैं। अच्छा। और जो वहाँ के जो कट्टरवादी हैं, वो अबुल कलाम आज़ाद को सपोर्ट करते हैं। नेहरू जी और मौलाना आज़ाद में कैसा इक्वेशन था? अच्छा था। देखिए ऐसा है, एक मेरे पास ऑडियो कैसेट है, एक ऑडियो क्लिप है, जिसमें एक देवबंदी मौलवी है ना, वो ये कह रहे हैं कि नेहरू जी ने 2 बार करीब करीब तय कर लिया कि मैं तबलीग जमात को बैन कर दूंगा, लेकिन उनको अबुल कलाम आज़ाद ने उनको कन्विंस किया कि आप मत करो। और नेहरू जी बैन क्यों करना चाहते थे तबलीगी जमात को? कट्टरवाद के लिए। जो इसके जो फाउंडर जो थे वो थे मोहम्मद इलियासी कंधालवी, सुहेल इलियासी के ग्रेट ग्रैंडफादर। उनके सन जो थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मौलाना यूसुफ, तबलीग जमात फाउंडर के सन मौलाना यूसुफ। ये जो पाकिस्तान का अपना 65 का वॉर हुआ, उसके 4 महीने पहले ये पाकिस्तान में थे। और पाकिस्तान में उन्होंने एक तकरीर की थी, एक स्पीच दिया था, वक्तव्य दिया था। उसमें ये कहा था कि मेरा देश, मेरी जाति, मेरा प्रदेश, ये इस्लाम के समय बड़े दुश्मन है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर नेशनल प्राइड, फॉर कास्ट प्राइड एंड फॉर रीजनल प्राइड इन इस्लाम। नेशनहुड का जो पूरा कंसेप्ट को उन्होंने उड़ा दिया। इस कितना कट्टरवाद होगा तबलीग जमात, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो नेहरू जी को भी ख्याल आ गया उसका उस ज़माने में। हालांकि नेहरू जी 65 में नहीं रहे थे। तो नेहरू जी ने 2 बार, ये वो मौलवी बता रहा है, ये मौलवी बता, ठीक है, कि भाई 2 बार तय हुआ कि भाई तबलीग जमात को बैन करना है, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद ने उनको समझा दिया। और उस मौलवी कहता है कि आज हमारा वजूद अगर है, आज हम हैं, तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू अबुल कलाम आज़ाद। ऐसा वो मौलवी कह रहा है उस ऑडियो क्लिप के अंदर। तो बहुत इसका देखिए, ऐसा है, गांधी जी ने एक ऐसा हिंदू मुस्लिम एकता का एक वो माहौल खड़ा कर दिया कि जो कड़वी चीज़ें हैं मुसलमानों की, वो भी हम उनको कहने से डरते हैं।
हमें डायरेक्ट डायलॉग उनके साथ करना चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि संघ परिवार को मुसलमानों के साथ डायरेक्ट डायलॉग करना चाहिए, और उसमें है वर्ग, ऐसा नहीं है। एक देवबंदी फैमिली है, मेरे दोस्त थे, अभी 2 साल पहले वो मेरे दोस्त की ग्रैंड डॉटर की पार्टी में मैं गया। देवबंदी है वो लोग, ठीक है, मतलब ओरिजिनली देवबंदी है और अभी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, ठीक है। तो उस पार्टी के अंदर मैंने देखा कि खूब सारी औरतें आई थी और अच्छा ड्रेस पहन के आई थी, मॉडर्न ड्रेस, पैंट शर्ट पहन के आई थी, है ना, मॉडर्न ड्रेस पहन के आई थी। तो जब सब में मॉडर्न जो थी लेडी या बेटी छोटी उम्र वाली थी, तो मैंने उससे पूछा, मैं अपने को रोक नहीं कहा, मैं मुस्लिम समाज की स्टडी करता हूँ और अपने आप को ठीक भी कर लेता हूँ उसमें। अगर मुझे लगता है कि मेरा ये सोच गलत है तो मैं मान लेता हूँ कि भाई मुझे अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। तो मैंने पूछा कि ये कौन है ये, तो उसने मुझे कहा कि ये मेरे भाई की साली है। तो एस्पिरेशनल क्लास मुसलमान में भी है, ये देवबंदी है। बोलो आप, देवबंदी फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे लोग बहुत कम होंगे उसके अंदर। आज भी कश्मीर में 10 आदमी मरते हैं अगर आतंकवादियों के हाथ से, तो कम से कम 2 या 3 मुसलमान होते हैं उसमें। तो उनकी आप जगह कहाँ रखोगे, उनकी जगह आप कहाँ रखोगे? आज ब्रिगेडियर उस्मान हो गए, मोहम्मद उस्मान, जिन्होंने 48 के युद्ध में जान दे दी राइट भारत के लिए। उनकी स्टोरी क्या है? उनकी स्टोरी ये है कि वो बड़े प्रॉमिसिंग ऑफिसर थे और जिन्ना ने उनको ये कहा था कि तुम पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर लो, मैं आई विल सी दैट यू बिकम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन फ्यूचर। वो नहीं, जिन्ना की बात में नहीं आए, वो भारतीय आर्मी में रहे, है ना, और 48 के एक्शन के अंदर वो शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए कश्मीर के अंदर। कैसे प्राप्त हुए? नौशेरा और झंजार प्रोविंस के अंदर लड़ाई हुई, पहले राउंड के अंदर ये दोनों सेक्टर जीत लिए पाकिस्तानियों ने, मतलब कबायली जो आए थे ना, जी, जो उसके अंदर आर्मी ऑफिसर भी थे, वेश बदल के, कांग्रेस के, अरे पाकिस्तान के। तो ले लिया उन्होंने कसम खाई कि जब तक मैं ये झंगार प्रोविंस वापस नहीं जीतता हूँ, नौशेरा, तब तक मैं ज़मीन पे सोऊंगा, ब्रिगेडियर चटाई पे। हाँ, चटाई पे सोए, वापस लिया, लेकिन वीरगति को प्राप्त हो गए। मैं अभी उनकी जो कब्र है इसमें है अपना जामिया मिलिया में, तो उसमें मैं बीच में उनको रिस्पेक्ट देने भी गया था बीच में। देखिए 22 करोड़ मुसलमान है देश के अंदर। मैं ये मानने को तैयार हूँ कि बहुत सारे कट्टरवादी हो चुके हैं उसमें, बिकॉज ऑफ कांग्रेस की पॉलिसीज। देवबंद और ये तबलीग जमात का बढ़ा तो उससे कट्टरवाद बढ़ा। देवबंद तबलीग जमात को कहा जाता है वहाबी, तो वहाबी की जो संख्या है जी, वो 1947 में वो मेरे ख्याल से 15-20% से ज़्यादा नहीं थी। आज वो कम से कम 45% तक पहुँच गई है। जो मॉडरेट कहलाए जाते हैं, बरेलवी थोड़े मॉडरेट माने जाते हैं, उनकी संख्या कम हुई है। समझा? उनके इंटरनल कन्वर्जन चलता है उनके अंदर, करेक्ट, आप समझे? तो कुल मिला के इस्लाम का खतरा बड़ा है देश में, लेकिन ये मान लेना कि 22 के 22 करोड़ देशद्रोही बन गए, ये मानना गलत है। 3 भाग में बटा हुआ, मैं फिर से दोहराऊंगा, मोस्ट कट्टरवादी, लेस कट्टरवादी और सहिष्णु। हमें तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी, समझे? और हमें रोल मॉडल खड़े करने पड़ेंगे। मेरी ये स्ट्रेटेजी है पूरी कि मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको मुसलमानों के अंदर, देखिए जो साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रहा है उससे भी मुसलमान उससे नहीं प्रभावित है, ऐसा नहीं है, समझे ना आप? जैसे कि ये मेरा जो अभियान है अश्लीलता के सामने, तो मुसलमान तो और डरे हुए ज़्यादा, बोलते हम बेटियों को हिजाब पिरा रहे हैं और हमारी बेटियाँ फ़ोन पे देख रही हैं। सही बात है, समझे ना आप? तो हमें मुसलमानों के अंदर से रोल मॉडल खड़े करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो कट्टरवादी उनसे लड़ना पड़ेगा, उनको परास्त करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच उदय सर, आपने अपना समय दिया और इस पॉडकास्ट में आप आए। बहुत सारी बातें सर ने बताई, बहुत सारी सीखने लायक बातें हैं इसमें। अपने दोस्तों से इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द रौनक पॉडकास्ट। नमस्ते सर। थैंक यू, मिलते हैं।